जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका तर्का स्पीसीएस चैनल पे। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, ये पूरा फिजिक्स के ऊपर रहेगा। इसके पहले मैंने बायोलॉजी का अपलोड किया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है, तो उसको जाके देखिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट आपको वहाँ से क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? और अगर आप ये नोट्स को परचेज़ करना चाहते हो, तो नीचे ही दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, टीम आपको ये परचेज़ करवा देगी, ठीक है? तो शुरू करते हैं, ज़्यादा यहाँ-वहाँ की बात ना करते हुए। और एक चीज़ मैं बताऊँगा कि फिजिक्स एक ऐसा ब्रांच है, जो अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है साइंस के अंदर, ठीक है? अगर बायोलॉजी में से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फिजिक्स में लगभग-लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएँगे। अब बात यहाँ पे आती है कि आपको कितना टॉपिक पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। इस इतने कम टाइम में हाई क्वालिटी कंटेंट और पीवाईक्यू बेस्ड थीम पे ये पूरा नोट्स बनाया गया है। ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है मेजरमेंट और यूनिट पे। ये एक ऐसा चीज़ है जो टोटली फैक्ट बेस्ड रहता है, तथ्य बेस्ड है। ठीक है? अब इसमें से कैसे इसको समझते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यूनिट का ये है कि यूनिट बोला किसको जाता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस। ठीक है? चोज़न टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वांटिटी और यूनिट में हमेशा एक चीज़ याद रखना है, क्वांटिटी मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मेजर करोगे। यूनिट मतलब कि उसका वैल्यू के साथ में उसका क्या एक यूनिट रहेगा, उसको बोला जाता है यूनिट। ठीक है? मतलब एक उसका एक दे दिया गया है रेफरेंस कि आप इसको ऐसे नापोगे जैसे मीटर। ठीक है? तो फिर मीटर जैसे 1 मीटर है, 4 मीटर है, तो फिर 1 और 4 क्या हो गया, इधर वैल्यू हो गया और मीटर क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। ठीक है? और ये वैल्यू और यूनिट दोनों को मिला के बनता है आपका क्या? क्वांटिटी बनेगा, ठीक है? इस चीज़ को आप याद रखोगे, ठीक है? यहीं पे फ़ॉर्मूला दिया गया है इसका कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ठीक है? अभी मैंने जैसे बताया 5 मीटर और 1 मीटर, तो फिर 5 क्या हो गया? आपका वैल्यू हो गया और इकाई मतलब कि आपका ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब बात यहाँ पे आते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल मतलब मौलिक इकाइयाँ या फिर डिराइव्ड यूनिट। अब देखो इसमें आपको समझना है फंडामेंटल यूनिट एक ऐसा यूनिट रहता है कि जिससे आप बाकी के यूनिट बना सकते हो, समझ रहे हो? और डिराइव यूनिट वो रहता है कि जो आप फंडामेंटल यूनिट को मिला के बनाए हो। अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एक लेंथ है मीटर और मैं एक टाइम ले ले रहा हूँ सेकंड का, ठीक है? समय का सेकंड ले ले रहा हूँ, लंबाई का मीटर ले लेता हूँ, ठीक है? अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है? स्पीड अपॉन टाइम रहता है। डिस्टेंस का मतलब स्पीड अपॉन टाइम रहेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे स्पीड का क्या है? स्पीड का क्या है? मीटर और टाइम का क्या है? सेकंड, ठीक है? तो फिर ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड यहाँ पे क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है? तो फिर ये इसका डिराइव यूनिट हो जाएगा। किससे? फंडामेंटल यूनिट मतलब 2 फंडामेंटल यूनिट यहाँ मिली है, तो फिर हमें ये मिल रहा है, ठीक है? और अगर बड़ी यूनिट में जाना चाहते हो, तो फिर आप सीधा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐसा उठा लीजिए, ठीक है? वहीं पे ये आपको सब सातों याद रखना है, जैसे लेंथ का मीटर है, ठीक है? इसको किससे डिनोट किया जाता है? मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड। अक्सर लोगों को ये याद रहता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पीयर भी याद रहेगा, टेम्परेचर का केल्विन है, ये याद रखना है, डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत करके आते हैं। टेम्परेचर तापमान का केल्विन रहेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये मोल है, ठीक है? एमओएल से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है? ये मोल है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। ये बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि ये भाई ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कुछ होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना और ये मैं टेबल यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक टेबल दिया गया हूँ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि डिराइव क्या होता है कि मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ हो, ठीक है? तो इसी को ये बोला गया है। अब जैसे बोलो कि सर इधर तो फोर्स है और इधर एरिया, फोर्स का तो फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल आप सही हो। तो फिर इसमें मास जो है, मास ये क्या आ गया आपका? फंडामेंटल। अब एक्सीलरेशन का बोलोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम है, वेलोसिटी में जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो उतना डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो, ठीक है? मैं बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि डिराइव्ड ये है और इसके कुछ फ़ॉर्मूलाज़ हैं, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है? अभी इसमें से मैं इम्पोर्टेंट आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ कि एक प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, एनर्जी, हीट, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है? आपको इतना याद करना ही करना है, ठीक है? अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी नहीं याद कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। लेकिन आपको ये चीज़ है, ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं यहाँ तक के, तो फिर ये आपको करना ही है, ओके? और ये रिलेटिव डेंसिटी, अब ये सब क्या होता है मैं आगे चल के बताऊँगा, ये सब हमारे टॉपिक में कवर है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो पिकोमीटर है, ठीक है? ये लेंथ यूनिट कन्वर्जन कि इसका कितना नाप होता है, ख़ास करके एमएम में याद रखना, ठीक है? ये जो मिलीमीटर है और माइक्रोमीटर है, ठीक है? मिलीमीटर और माइक्रोमीटर याद रखना कि जब माइक्रो इधर म्यू बना है, ठीक है? ये वाला सिंबल दिया गया तब वो माइक्रोमीटर होता है। एमएम मतलब हमेशा मिलीमीटर होगा, ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। और इनकी वैल्यूज़ याद रख लेना, ठीक है? ये जो भी हैं, बहुत सिंपल वैल्यूज़ है, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है? ओके देन। तो अब ये टेम्परेचर कन्वर्जन का कुछ फ़ॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे, तापमान रूपांतरण, कि अगर आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बनाना चाहते हो,
तो फिर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस ये है, तो फिर इसको केल्विन से आप इतना-इतना माइनस करोगे, मतलब -273.15, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। सेम उसी तरह डिग्री सेल्सियस को केल्विन में दिया गया है, कैसे? आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और प्लस इसमें आपको 273 ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है? अब ये आप अगर इधर एक फ़ॉर्मूला याद कर ले रहे हो, तो फिर आपको दूसरा वाला अपने आप याद हो जा रहा है, ठीक है? बिना किसी परेशानी के। ठीक उसी तरह डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, इधर डिग्री नहीं आएगा, बाय मिस्टेक इधर ऐड कर दिया गया है। ठीक, इधर डिग्री सेल्सियस को अगर आप फ़ारेनहाइट में कर रहे हो, तो फ़ारेनहाइट को आप ऐसे कैसे उसमें ऐड करोगे? मतलब फ़ारेनहाइट है, तो फिर उसमें 9/5 टी टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस का, उसमें 32 ऐड करोगे, ठीक है? 32 और वही इसका उल्टा, मतलब इसी को अगर आप, ठीक है, इसी को आप एक डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लेकर के चले जा रहे हो, फ़ारेनहाइट यहाँ पे लेकर के चले जा रहे हो, तो फिर ये चीज़ आ जाएगा अपने आप। अब यहाँ पे आता है केल्विन से फ़ारेनहाइट के लिए आप क्या कर रहे हो? तो फिर इसी इक्वेशन को फोड़ करके बनाया गया है यहाँ पे ये चीज़, ठीक है? 9/5 को आपको टेम्परेचर ऑफ केल्विन डालना है, -273.15 प्लस 32। अब बात ये आती है कि क्या सर इसको याद करना ज़रूरी है? सेफ़र साइड के लिए ज़रूरी है, ठीक है? ये एक ऐसी चीज़ है, बेसिक चीज़ है कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तब जाके आपके लिए कैसा है कि वो चीज़ बेनिफिशियल रहेगा। ओके, अब ये कुछ क्विक पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? पॉज़ करके। अब यहाँ पे आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको खगोलीय इकाई भी बोलते हैं, ठीक है? अब ये इसको क्या बोलते हैं कि एवरेज डिस्टेंस, एवरेज बोला गया है बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है? अब इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि रोटेशन है, रिवोल्यूशन है, उसके अलग-अलग फैक्टर है, इसलिए इसका एवरेज निकाला जाता है, इसकी औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। अब इसका वैल्यू लिया गया है अप्रॉक्स, इधर देखिए आप, इसको वैल्यू जो है अप्रॉक्स है, एक्यूरेट नहीं रहेगा, अप्रॉक्स ही रहेगा। 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर, क्या इसको याद रखना है? बिल्कुल, इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसका एग्ज़ाम्पल के तौर पे तो कुछ नहीं आएगा, एग्ज़ाम्पल गलत मेंशन है, बस ये है कि अर्थ सन डिस्टेंस का है ये एवरेज। ठीक है, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। अब दूसरी बात है यहाँ पे लाइट ईयर की। लाइट ईयर क्या है कि डिस्टेंस लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर, और इसका कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं दिया गया है, ये दिया गया है वैक्यूम के सिचुएशन में, ठीक है? वैक्यूम केस में, और 1 लाइट ईयर कितना होता है? ये भी अप्रॉक्स में है, इन चीज़ का ध्यान रखना है कि ये भी आपका ये भी आपका अप्रॉक्स में है, ठीक है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है? इधर किलोमीटर है, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों में, ठीक है? अगर मीटर आता है तो फिर आपको उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर इधर आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे लगाना है। एग्ज़ाम्पल में प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है 4.24 अप्रॉक्स लाइट ईयर दूर है, ठीक है? ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे आता है हमारा पारसेक, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है हमारा पारसेक। अब पारसेक मतलब कि डिस्टेंस एट व्हिच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एंगल ऑफ 1 आर्क सेकंड, ठीक है? मतलब 1 आर्क सेकंड में जो डिस्टेंस है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना कोण बनाता है उसके ऊपर है, ठीक है? मतलब उसकी दूरी कितनी होती है वो है। अब 1 पीसी को दिया गया 3.09 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। अभी हम जो ऊपर पढ़ के आ रहे हैं वो 10⁻12 था, यहाँ पे 10⁻13 है, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखना, और ये भी अप्रॉक्स ही रहेगा, ठीक है? ये सब वैल्यू अप्रॉक्स में ही रहती है, इनकी एक्यूरेट नहीं दी ज जा सकती, क्योंकि ये बहुत लार्जर यूनिट है, ठीक है? अब इसका रिलेशन क्या है? 1 पीसी इज़ इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 पीसी मतलब 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर अप्रॉक्स के बराबर है। ठीक है, अब इसका क्विक रिलेशन दिया गया है, ये चीज़ आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और ये फन फैक्ट है कि मीटर इज़ लिटरली डिफाइंड बाय स्पीड ऑफ लाइट, सो एवरी टाइम यू मेजर हाइट यू आर सीक्रेटली रेसिंग फोटॉन्स, ठीक है? ये फैक्ट आप सबके लिए बनाया गया है, इसको इत्मीनान से पढ़िए, ठीक है? और ये एक ऐसी चीज़ है, देखो मैं फैक्ट का, ये फन फैक्ट ऐड करने का मोटिव बताता हूँ। इसलिए है ताकि आपकी रुचि बनी रहे इसमें, ठीक है? और बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो आपको पढ़ के मज़ा आ जाएँगे, जैसे कि ये टेस्ला वाला है। टेस्ला जो है मैग्नेटिक फ़ील्ड का यूनिट है, ठीक है? और टेस्ला ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने मैग्नेटिक फ़ील्ड एक चीज़ है, इसके अलावा इन्होंने कई सारी चीज़ कवर की थी। अब यहाँ पे ये आया कि एलन मस्क ने इसीलिए नेम को स्टोल किया क्योंकि इन्होंने मैग्नेटिक फ़ील्ड यहाँ से जनरेट की थी। अब असली रीज़न इसका ये है कि एलन मस्क ने इसलिए भी किया था क्योंकि टेस्ला साहब ने बहुत ज़्यादा डिस्कवरी की थी, बहुत सारे रिसर्च किए थे इन्होंने, जिनके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है उनके काम के ऊपर, ठीक है? तो इससे इंस्पायर होके एलन मस्क ने अपनी कंपनी अपनी कार का नाम टेस्ला रखा था, ठीक है? तो ऐसे सारे हैं ये फन फैक्ट, इनको सबको आपको याद करना है। अब दूसरा है कि मेजरिंग डिवाइसेज़ एंड एप्लीकेशन, ठीक है? ये मेजरिंग डिवाइस है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये आपको पढ़ के चलना है। सबसे पहले सोनार मतलब साउंड नेविगेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है? मेजर डेप्थ ऑफ सी, कि मतलब समुद्र की गहराई कितनी है, और अंडर वाटर ऑब्जेक्ट यूजिंग साउंड वेव्स, मतलब साउंड वेव के थ्रू ये जो है कि अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, तो फिर उसको डिटेक्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि माइन्स हो गए, कुछ भी हो गए, या फिर
कुछ बोन्स हो गए जो हमें पकड़ना है या फिर कोई मैमल हो गया। तो फिर ये सबको डिटेक्ट करने के लिए सोनार वेव्स यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है? तो फिर इसका वाइड एप्लीकेशन है। फिर आता है अनीमोमीटर। अनीमोमीटर क्या करता है? विंड का स्पीड मेज़र करता है, मतलब हवा की गति मापता है। ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है? अगर हम मेजर डिवाइस की बात करूँ तो बहुत सारे लिस्ट में, लेकिन मैं गिने-चुने ही उठाऊँ जो पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अब एमीटर का तो ये इलेक्ट्रिक करंट है, सबको पता है और ये किसमें मेजर होता है ये? एम्पीयर में मेजर होता है, विद्युत धारा को मेजर करेगा। दूसरा है टैकोमीटर, टैकोमीटर का स्पीड ऑफ रोटेशन कि किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, उस चीज़ को, ठीक है? ओके। फिर पाइरोमीटर क्या है कि मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है? विदाउट कॉन्टैक्ट मतलब कि बिना उसको टच किए, बिना उसे संपर्क के, वो बहुत उच्च तापमान मापता है जैसे कि भट्टी, ठीक है? ये हो गया। अब फिर है हमारा पाइरोमीटर। पाइरोमीटर तो हो गया सॉरी। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी, इधर आ गया रिलेटिव डेंसिटी का कांसेप्ट और लिक्विड, ठीक है? अब रिलेटिव डेंसिटी कैसा है कि 2 मीडियम का डेंसिटी होता है, ठीक है? एक पर्सनल मीडियम रहेगा, दूसरा वाटर का रहेगा, ठीक है? तो उसके ऊपर है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी नीचे, इसी सेशन में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए आप फैक्ट करते चलो, ठीक है? तो मेजर स्पेसिफिक रिलेटिव डेंसिटी को जो है मेजर करेगा, ठीक है? जो इसका विशिष्ट गुरुत्व है, उसको ये यहाँ पे मेजर करता है। दूसरा हमारा बैरोमीटर, जहाँ पे बैरो आ गया फट से प्रेशर मारना है आपको, ठीक है? बैरोमीटर मतलब प्रेशर, लेकिन ये कैसे प्रेशर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि वायुमंडलीय दबाव है उसको मापता है। दूसरा है पायर हेलियोमीटर। पायर हेलियोमीटर क्या है कि सोलर रेडिएशन जो है जैसे कि सूर्य का जो डायरेक्ट बीम आता है, जो उसकी किरण एकदम डायरेक्ट आती है, उसको मेज़र करता है क्या? हमारा पायर हेलियोमीटर। दूसरा आता है हमारा मैनोमीटर। अब मैनोमीटर क्या है? तो फिर ये क्या करता है? प्रेशर मेज़र करता है, दबाव को मेज़र करता है किसके? गैस और लिक्विड के, बस गैस और लिक्विड के करेगा, सॉलिड के नहीं करेगा, ठीक है? तो ये मैनोमीटर क्या गैस और लिक्विड इन द गैस और तरल पदार्थों का दबाव मापता है। दूसरा है फोटोमीटर, फोटोमीटर क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है? लाइट की क्या इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता है जो, उसको मापेगा। फिर आता है हमारा ओडोमीटर, ओडोमीटर मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल, हर एक के गाड़ी में लगी होती है कि आपने कितना दूरी चलाई गाड़ी, ठीक है? अक्सर दोस्त पकड़े भी जाते हैं इसमें कि भाई तू मेरी गाड़ी बोला था यहीं लेके जाऊँगा लेकिन तू 10 किलोमीटर चला आया, ठीक है? तो ये सब होता है दोस्तों के बीच में। फिर है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या है कि दूध की शुद्धता को मापता है, ठीक है? मतलब जो उसका ग्रेविटी है असल पे जहाँ पे लैक्टो आ गया, वहाँ पे मिल्क ही आएगा, जैसे लैक्टोबैसिलस जो ऐसा बैक्टीरिया दूध में ही पाया जाता है। फिर आजकल ऐसे बहुत सारे ऐसे कांसेप्ट सुनने आते हैं जैसे कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंट, तो फिर उनको दूध हजम हजम मतलब कि उनको दूध पचता नहीं है, तो फिर वो सब चीज़ है। फिर आता है लक्स मीटर, देखो लक्स मीटर क्या है कि बढ़िया चीज़ है लक्स मीटर कि इल्यूमिनेशन जो लाइट इंटेंसिटी सरफेस पे पड़ रही है, सरफेस पे जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको नापेगा लक्स मीटर, ठीक है? अब यहाँ पे रिंगलमैन स्केल आता है, रिंगलमैन स्केल क्या है कि जो चिमनी से स्मोक निकलता है, उसकी डेंसिटी, ठीक है? डेंसिटी मतलब कि उसका हो जाएगा 1 मिनट। घनत्व हो जाएगा, ठीक है? डेंसिटी मतलब घनत्व उसको नापता है, ठीक है? फिर आता है कैरेटोमीटर, अब कैरेटोमीटर क्या है कि सोने की शुद्धता को निकालेगा कि वो कितने कैरेट का है, उस हिसाब से निकालता है, ठीक है? वैसे एक फैक्ट ये है कि अगर आप गोल्ड देखोगे कि अगर आप 24 कैरेट्स में यूज़ करना चाहो, तो फिर नहीं हो सकता, वो टूट जाएगा क्योंकि गोल्ड की प्रॉपर्टी वैसी है। इसीलिए उसमें थोड़ा-सा मिक्सचर किया जाता है, 22 कैरेट मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो इन केस आपके घर पे कोई सोना है तो वो 22 कैरेट का ही है, फिर भी अगर आप उसको दबाओगे अंगूठी को तो फिर वो मुड़ना चालू कर देगी, ठीक है? ओके, अब आते हैं मैकेनिक्स पे। मैकेनिक्स होता क्या है देखो, स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस, इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। अब इसका मतलब क्या है? मोशन, आप समझ लो कोई चीज़ अगर फ्लो में है तो उसको हम बोलेंगे मोशन, जैसे कि गाड़ी चल रही है, तो उसको हम मोशन बोलेंगे और वो फोर्सेस में, ठीक है? फोर्स क्या है कि मतलब अलग-अलग फोर्सेस, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ऐसे अलग-अलग प्रकार के फोर्सेस हैं। अब ये 3 टाइप के होते हैं, स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनामिक। स्टैटिक मतलब ऐसा है कि अगर मैंने फ़ोन अपने डेस्क पे रखा है तो फिर वो बैलेंस्ड है, 0 है और जब तक मैं उसके ऊपर फ़ोर्स नहीं अप्लाई करूँगा तब तक वो हिलेगा नहीं। तो ये क्या हो गया? स्टैटिक मोशन हो गया। फिर होता है काइनेमेटिक्स कि अब मैं उसके ऊपर फ़ोर्स लगाऊँगा, ठीक है? मतलब मैं उसको उठा रहा हूँ, तो फिर ये हो जाएगा मेरा काइनेमेटिक कि मेरा एक्शन यहाँ पे आया है। अब डायनामिक्स क्या होता है कि इस पे आप अल्टीमेट फ़ोर्स लगाते हो, अल्टीमेट प्रेशर लगाते हो, 2 बॉडी साथ में मूव करती है, जैसे कि अगर फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है? अभी फुटबॉल प्लेयर दौड़ के आया और वो खींच के लात मारा बॉल को और फुटबॉल उड़ गया, ठीक है? अब वो कहाँ गया, गोल हुआ, नहीं हुआ, बात की बात है।
लेकिन उसी को आप बोलोगे डायनामिक्स, ठीक है? अभी जैसे कार इन मोशन तो फिर ये भी एक डायनामिक्स ही है कि कार मोशन में है, अच्छे खासे फ्लो में जा रही है, ठीक है? और ये ब्रिज एट रेस्ट, ठीक है? मतलब कि अगर गाड़ी ब्रिज पे है, ठीक है? एक जगह पे ऐसे रुकी हुई है, पार्किंग में कहीं भी हो, तो फिर उसको आप स्टैटिक बोलोगे। अब एक इम्पोर्टेंट कांसेप्ट यहाँ पे आता है, मास वर्सेस वेट, ठीक है? द्रव्यमान बनाम भार। सबसे पहले देखो, एक फ़ॉर्मूला बताऊँगा, पूरा जड़ से किस्सा खत्म हो जाएगा, वो है वेट का फ़ॉर्मूला, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो कैपिटल जी होता है, वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब जी क्या है यहाँ पे? आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और इसका एक फैक्ट बाद में बताऊँगा। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि वेट के अंदर ही मास आ रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? तो फिर वो आ रहा है ग्रेविटी का, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? तो सबसे पहले मास को समझते हैं। मास ऐसी चीज़ है कि जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, मतलब जगह घेरता है, ठीक है? अब ये अमाउंट ऑफ मैटर है, उसी को मास बोलते हैं कि पदार्थ की जो मात्रा है उसको। अब ये है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है? ये कांस्टेंट है। अगर मैं 5 किलो आलू अगर अपने घर पे रखूँ तब भी वो इतना है। उसको मैं स्पेस पे लेकर के जाऊँगा, तब भी वो उतना है, अगर उस पे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है तो। ये एक कंडीशन आएगी कि उस पे ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी मास में, ठीक है? अब मैं ये वेट, ठीक है? वेट में क्या है कि अगर मैं 5 किलो का आलू यहाँ पे रख रहा हूँ इंडिया में या फिर कहीं पे अर्थ पे रख रहा हूँ। अब मैं इसको स्पेस पे लेकर के जा रहा हूँ, अगर उस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो फिर उसका वेट वहाँ से जो है बदल जाएगा, ठीक है? तो फिर ये इसका दोनों का कांसेप्ट है। अब जैसा कि इसमें ये कांस्टेंट है और इसका एसआई यूनिट जो है केजी में रहेगा, ठीक है? और इसका वेट का क्या रहेगा? न्यूटन आ जाएगा। क्यों न्यूटन आ जाएगा? क्योंकि भैया यहाँ पे ग्रेविटी का कांसेप्ट आ रहा है और आइज़ैक न्यूटन से हम पंगा नहीं लेते, ठीक है? तो फिर ये यहाँ पे इसका न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है? अब बात यहाँ पे ये आती है कि इधर तो स्केलर क्वांटिटी है और वेट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेट आपका यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी रहेगा और ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये पोल पे 10 रहता है, 10 मीटर पर सेकंड के आसपास और 9.8 मीटर पर सेकंड रहता है आपका इक्वेटर के आसपास। मतलब पोल पे आपका ग्रेविटी ज़्यादा चलता है, ठीक है? और इक्वेटर पे कम चलता है, ठीक है? इतना याद रखना है। अब वो क्यों चलता है? रुको थोड़ा बताऊँगा, ठीक है? अब यहाँ पे आता है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है? अब डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में भी सेम इसी तरीके का कांसेप्ट है। सबसे पहले आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब बता देता हूँ कि अभी जैसे कि ये एक है, इधर है ए और इधर है बी। अब ये एक पर्सन है राजू नाम का, ठीक है? अगर ये 5 किलोमीटर है, राजू यहाँ से गया ए से बी और फिर बी से ए वापस आया, ठीक है? अब इधर ये 10 किलोमीटर हो जाएगा और इधर 0 किलोमीटर हो जाएगा। बोलोगे सर ये कैसे? तो 10 किलोमीटर ऐसा हो जाएगा कि ये डिस्टेंस में नापा है मैंने, ठीक है? डिस्टेंस में ऐसा है कि आपने टोटल कितना कवर किया है, ठीक है? कितना डिस्टेंस आने-जाने का दोनों। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब ये होता है कि आपने जहाँ से चालू किया जिस पॉइंट से, ठीक है? वहाँ से आप कितनी दूरी जा रहे हो, उसको मेज़र करता है। अब राजू यहाँ से बी तो गया था, लेकिन बी से वापस ए आ गया, तो फिर ये तो ओरिजिनल पोज़ीशन पे आ गया, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है? अब बात यहाँ पे आती है कि स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है? डिस्टेंस यहाँ पे होता है आपका स्केलर, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये टोटल चीज़ नाप रहा है और इसको डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप गोल-गोल भी घूम रहे हो 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर बता देगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा है कि आप पहले ईस्ट से वेस्ट गए लेकिन वेस्ट से फिर ईस्ट आए, तो फिर यहाँ पे आपका डायरेक्शन मैटर कर गया, ठीक है? मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे डायरेक्शन कैसे रोल प्ले करता है कि अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है? अगर ये साढ़े 5 किलोमीटर है, अगर ए से बी गया है और बी से सी गया है, ठीक है? लेकिन सी से ए नहीं आया, तो फिर ये 10 किलोमीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सॉरी अगर ये इक्विलैटरल है तो फिर 5 किलोमीटर ही होगा। ए से सी 5 किलोमीटर है इसके लिए, ठीक है? लेकिन डिस्टेंस में क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर हो जाएगा। समझे बात? ऐसा खेल है इसका। और इन केस अगर किसी को ऐसा डाउट होता है कि नहीं समझ में आया तो फिर नीचे कमेंट करिए मैं फिर से बता दूँगा, ठीक है? बस ये है कि आप एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे स्कोर करें। अब यहाँ पे आता है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी का, एक होता है स्पीड तेज़ और दूसरा आता है वेलोसिटी जिसको हम वेग बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे शायद से थोड़ा-सा मिसिंग हो सकता है लेकिन चिंता की बात ना करें आप। नहीं मेंशन्ड है सॉरी मेंशन्ड है, ठीक है? गति बनाम वेग, ठीक है? अब स्पीड का है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों पढ़ा। अब वेलोसिटी में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? बस इतना सा ही फ़र्क है। यूनिट सेम दोनों का, स्केलर और वेक्टर दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है? अब इससे आपको ये समझ में आ गया, देखो एक यूनिट कई सारे क्वांटिटी के सेम हो सकते हैं,
समझ में आई ये बात? ठीक है, जैसे कि अगर स्पीड है, तो फिर इसका भी मीटर पर सेकंड हो सकता है, वेलोसिटी है तो इसका भी मीटर पर सेकंड हो सकता है। ठीक है? अब इसका एग्ज़ाम्पल दिया गया है, ठीक है? ये आप देख लिए, ओके। अब आते हैं हमारे इसके ऊपर गति सॉरी एक्सेलरेशन पे, जिसको त्वरण बोला जाता है, ठीक है? अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है? एक्सेलरेशन का एक फ़ॉर्मूला ऊपर तो मैंने अभी शो कर ही दिया था, एक्सेलरेशन का कैसा वेलोसिटी अपॉन टाइम रहता है, ठीक है? फ़ॉर्मूला। अब इधर मेंशन्ड होना रह गया, ठीक है? त्वरण का फ़ॉर्मूला रहेगा वेलोसिटी मतलब वेग का परिवर्तन और समय यहाँ पे दिया गया है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसका यूनिट, ठीक है? मीटर पर सेकंड क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का है वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब वेलोसिटी का था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इंटू टाइम यहाँ पे स्क्वायर हो गया, इसीलिए यहाँ पे ये सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है? ये कांसेप्ट समझ में आया? अब चलते हैं न्यूटन चाचा के पास। न्यूटन चाचा ने अपने गति के 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? पता तो सबको है, मैं भी जानता हूँ ये बात, जिसको नहीं पता वो भी देख लीजिए। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है? लॉ ऑफ इनर्शिया ये याद रखना है, जिसको जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। अब इसमें ये बोला गया कि बॉडी जो है रेस्ट पे ही रहेगी अगर उस अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता, ठीक है? और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? अभी जैसे कि कोई एक बॉडी है, अभी जैसे कि कंचे आपने देखे होंगे। अगर आप उसको ऐसे ही लाइन में भेजें कि जो फ्लो हो सकता है, ठीक है? अब वो फ्लो हो सकता है तो फिर वो कि यूनिफ़ॉर्म मोशन में जाएगा। आपने उसको एक स्पेस दिया है, ठीक है? वो धीरे-धीरे जा रहा है। अब उसके ऊपर आप ज़्यादा फ़ोर्स लगा दोगे तो फिर वो ज़्यादा से जाएगा, ठीक है? तो फिर ये वही बोलता है कि बॉडी जो है रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उसके ऊपर फ़ोर्स नहीं लगता। इसका एक सबसे फ़ेमस एग्ज़ाम्पल है पैसेंजर जो बस में रहते हैं, ठीक है? अभी ब्रेक लगा है तो फिर आप फट से आगे चले जाओगे, तो फिर वो क्या है एक्सटर्नल फ़ोर्स आपके ऊपर अप्लाई हुआ है। ठीक है? तो इसी को बोला जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है? दूसरा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम याद रखना है, बॉडी का, ठीक है? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? अब इसमें ये बोला गया है कि जो मोमेंटम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कि अप्लाइड फोर्स पे और प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है? अगर मैं इसका एकदम सिंपल एग्जांपल दूँ तो ये जैसे फुटबॉल का है। ठीक है? फुटबॉल को आपने लात मारा, अब जितना तेज़ आप लात मारोगे उतना तेज़ ये जाएगा। ठीक है? एक फ़ॉर्मूला इसका आप याद रख सकते हो फोर्स इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है? अभी जैसे कि एक्सेलरेशन बहुत तेज़ है, ठीक है? तो फोर्स अपने आप ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। है ना? ठीक है? और फोर्स जितना तेज़ आप लात मार रहे हो उतना ज़्यादा ये एक्सेलरेट करेगा। समझ में आई बात? तो बस यही है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? इसके लिए आप गांधी जी का एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हो कि तुम मुझे चाँटा मारो, मैं तुम्हें चाँटा मारूँगा। कांसेप्ट गलत है, लेकिन लगे रहो मुन्ना भाई में यही मेंशन था। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है? अभी इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है रॉकेट, ठीक है? रॉकेट नीचे से फ्लेम फेंकता है। अब नीचे से जब फ्लेम फेंकता है तो फिर उसको धीरे से बूम मिलता है तब जाके वो उड़ता है, ठीक है? ये होता है और दूसरा है कि बोट, जब आप बोट से कूदते हो तो बोट पहले नीचे जाता है, क्यों? क्योंकि आपका वहाँ पे प्रेशर जा रहा है, फ़ोर्स जा रहा है, ठीक है? अब फ़ोर्स जा रहा है तो फिर वो एक्सेलरेशन सॉरी वापस करेगा, रिवर्स एक्सेलरेशन देगा, तो फिर वहीं से आप जंप कर लोगे, ठीक है? तो फिर ये होता है मतलब बाउंस बैक है इसमें, ठीक इसी तरह आपका भी बाउंस बैक होगा, ठीक है? ओके। अब कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी है जैसे कि वर्क, ठीक है? वर्क है तो फिर वर्क का ये है कि सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी गेट्स डिप्लेस्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? मतलब जिस जहाँ पे वर्क ऐसा है कि जैसे कि लकड़े का एक बॉक्स है, आप उसको शिफ्ट कर रहे हो, तो फिर वो कैसा है कि फोर्स है, आप फोर्स के अब आप सामने की तरफ धक्का लगा रहे हो तो सामने की तरफ जाएगा। तो एक जगह से दूसरी जगह हिल रही है, उसको क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, राइट? और वहाँ पे आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया है। तो फिर आपका ये होने के बाद पापा बोले कि भाई काम तो हो गया। काम तो हो गया, तो फिर यही है आपका वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ये इसका जूल हो जाएगा। ये चीज़ को याद हो गया। ठीक है, एग्ज़ाम्पल तो हमने कवर कर लिया। पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, इसका यूनिट वॉट में होता है कि जैसे कि 100 वर्ड वॉट जो बल्ब है, ये 100 जूल ऑफ एनर्जी 1 सेकंड के अंदर घेरता है, ठीक है? ये हो गया। फिर आता है मोमेंटम, ठीक है? मोमेंटम का एक बार हिंदी चेक कर लीजिए, आई थिंक सो गति यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है, मैं करेक्ट कर दूँगा। ठीक है, मोमेंटम का ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है? मास इंटू वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो फिर ठीक है, इसीलिए आपने इसको निकाल लिया।
किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसमें 3-3 यूनिट आया है, किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है। 3 फंडामेंटल यूनिट है तब जाके डिराइव यूनिट बना है, ठीक है? तो इसी तरह से फंडामेंटल और डिराइव यूनिट का हमने कांसेप्ट भी एक बार फिर से देख लिया। ठीक है, एग्जांपल ये है कि मूविंग ट्रक हैज़ मोर मोमेंटम देन अ मूविंग कार एट द सेम स्पीड ड्यू टू लार्जर मास। अब उसके पास ज़्यादा मास है, जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना बढ़िया उसका मोमेंटम रहेगा। सर ये आप ये कैसे बता रहे हो? मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अभी हमने फॉर्मूला देखा था, P को हम मोमेंटम से नोटेट करते हैं, ठीक है? P मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है? जितना ज़्यादा मास, उतना ज़्यादा मोमेंटम, ठीक है? तो ऐसा ही होगा। अब आते हैं एनर्जी के ऊपर। ऊर्जा हर एक बच्चे के अंदर होती है। ठीक है? कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता, ठीक है? आप भी अपने एनर्जी से ये लेक्चर देख रहे हो, ठीक है? अब जितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी आप उसको एंड तक देखोगे, फिर बाद में आप कोशिश करोगे इसको रिवाइज़ करने का, ठीक है? अब इसका एसआई यूनिट भी जूल में है, अब 2 है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी जिसको गतिज ऊर्जा बोला जाता है, अब उसका कांसेप्ट पहले हम समझते हैं, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी ऐसा रहता है कि एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, वो मोशन में है, ठीक है? वो अपने एक गति में है और किसी पिंड की गति के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा, इसी को हम काइनेटिक बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला रहता है हाफ अ, एमवी स्क्वायर, हाँ, हाफ एमवी स्क्वायर, ठीक है? मतलब हाफ एमवी स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। अब इसका एसआई यूनिट भी जूल रहेगा, कैसे जूल रहेगा सर? क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल है। अब वो चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, उसका यूनिट जूल ही रहेगा, ठीक है? एग्जाम्पल है मूविंग बुलेट कैन पियर्स अ टारगेट ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक तो फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है? लेकिन उसके अंदर कैसा रहता है कि मूविंग बुलेट जो है छेद कर सकती है टारगेट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो फिर उसका वेलोसिटी डेवलप होता है, ठीक है? और वेलोसिटी की वजह से वो एक्सेलरेशन जाता है और उसी की वजह से उसपे इम्पैक्ट होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? जैसे कि वाटर जो है डैम के अंदर स्टोर है, ठीक है? अब स्टोर है क्योंकि इसकी हाइट है, ठीक है? अब डैम है, खड़ा है, अब उसके पास वो एनर्जी की उतना वो वाटर वो स्टोर करके रख रहा है, ठीक है? तो फिर इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका फॉर्मूला देखा जाए तो m इंटू जी इंटू हाइट h, ठीक है? मास, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। कभी भी जी को आप ग्रेविटी नहीं बोलोगे, इसको हमेशा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलोगे, ठीक है? मतलब एक्सीलरेशन के कारण, त्वरण के कारण ग्रेविटी। क्यों बोलोगे ऐसा? क्योंकि लास्ट में आप, मैं नहीं चाहता कि आप जी और जी में कन्फ्यूज़ हो जाओ। जी रहेगा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये स्मॉल जी रहेगा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नंबर कितना है? ठीक है? इसका नंबर कितना है कांस्टेंट का, वो मेरे को बताएँगे आप। ठीक है, अब आते हैं उपकरण, प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा परिवर्तन। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें से डायनामो अक्सर पूछा गया है। ठीक है, डायनामो कई बार 1 या मेरे को लगता है 2 से 3 बार पूछा जा चुका है पीवाईक्यूज़ में। ठीक है, डायनामो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, ठीक है? बाइसाइकिल डायनामो लाइटिंग अ बल्ब, ठीक है? बाइसाइकिल से उसपे पैडल मार-मार के जो है लाइट जलता है, ठीक है? तो फिर ये होता है। फिर है इलेक्ट्रिक मोटर, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के लिए प्रोवाइड कर देगा। जैसे फैन कब रोटेट होगा? जब उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? ओके। सोलार सेल जिसको सौर ऊर्जा बोला जाता है, ये कैसे सेल के ऊपर चलता है? तो ये सोलार एनर्जी आ जा रही है यहाँ पे, ठीक है? सूर्य दादा जो है इसमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी में आ रही है, ठीक है? जैसे कि चार्जिंग बैटरीज़ हो गए। अब ट्यूबलाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट प्लस हीट एनर्जी में, लाइट क्यों? क्योंकि वो लाइट प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा हीट क्योंकि उसमें कुछ गैस होते हैं। अब कौन से गैस होते हैं? फटाक से कमेंट कर दीजिए, ठीक है? कमेंट सेक्शन में। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब तो हो गया। फिर इलेक्ट्रिक सेल आता है, ठीक है? विद्युत सेल जिसको बोला जाता है बैटरी। अब ये क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके अंदर कंपोनेंट कौन से हैं, ठीक है? उसके वजह से। तो फिर यहाँ पे क्या ड्राई सेल पावरिंग अ टॉर्च, ठीक है? आपने टॉर्च में सेल डाला, अब वो किस हिसाब का सेल है, उसी हिसाब से वो पावर करेगा। फिर आता है सितार। सितार क्या है? मैकेनिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा को साउंड एनर्जी में मतलब ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कैसे कि आप हाथ से बजा रहे हो तो फिर वो मैकेनिकल एनर्जी है और साउंड एनर्जी मतलब आपको जो सुनाई देता है। फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोला जाता है, ये क्या करता है? सोलार एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है? ये
ओवरव्यू आपको कभी-कभी खुद के लॉजिक से लगाना पड़ेगा कि कुछ ऐसा आता है तो फिर आपको एकदम से पैनिक नहीं हो जाना। आपको ऐसा लगना है कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मेरी एबिलिटी के ऊपर, ठीक है? डाइजेशन प्रोसेस ये क्या करता है केमिकल है, ठीक है? केमिकल एनर्जी जो आपका फूड है, ठीक है? क्योंकि उसमें सलाइवा आ गया, एंजाइम आ गया, सब आ गया। अब वो क्या करेगा हीट प्लस मैकेनिकल प्लस मस्कुलर एनर्जी क्रिएट करता है, ठीक है? ऊष्मा क्रिएट करेगा क्योंकि बोला जाता है ना कि ठंडी में कैसा होता है कि जितना ज़्यादा खाना खाओ, उतनी ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है? तो क्यों होता है? क्योंकि केमिकल एनर्जी वो चीज़ प्रोवाइड करती है। फिर मैकेनिकल एनर्जी आती है, फिर साथ ही साथ में मस्कुलर एनर्जी भी आती है क्योंकि वो चीज़ वो डेवलप करके देती है। अब ये कुछ फन फैक्ट है भैया, इसको आप पढ़ो, ठीक है? और समझो भी, ठीक है? ये फन फैक्ट है आप कवर कर लीजिए। ओके, अब आते हैं हमारे एक बढ़िया उम्दा चैप्टर पे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो बच्चा देख रहा है स्टार्टिंग से यहाँ तक उसको ये तो याद ही हो गया रहेगा, ठीक है? अब इक्वेटर पोल का कैसे वो मैं इसी में बताऊंगा। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस जी इंटू टी। जी हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टी हो गया टाइम की मतलब कितना टाइम लगा, ठीक है? अब इसको आप इंटरचेंज करने आपको आना चाहिए कि इसको आप v माइनस यू इज इक्वल टू जी इंटू टी भी लिख सकते हो, ठीक है? ये आपको करने आना चाहिए, आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए। फिर है डिस्प्लेसमेंट हाइट, एच हाइट है, फिर बाद में इनिशियल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करके फिर हाफ ऑफ जीटी स्क्वायर। अब हाफ कैसे याद रखें सर, जीटी स्क्वायर कैसे याद रखें? तो भैया इसको तो याद करिए, ठीक है? इसका कोई ऐसा उपाय नहीं है कि एकदम से ठीक ही हो जाएगा, ठीक है? इसको आपको याद रखना है। अब रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है? तो फिर ये इन दोनों के बीच का संबंध है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। फिर वेट ऑफ अ बॉडी W इज इक्वल टू एम जी। अभी मैंने ऊपर बताया था तो फिर ठीक है उसी तरीके से ये भी है। अब इसका एग्जांपल है जैसे कि सेब ऊपर से गिर गया, ठीक है? अब टाइमलाइन, ठीक है? मतलब इनके कुछ जो है थे दिग्गज जिन्होंने इसको खोजा था, ठीक है? इसके ऊपर योगदान किया था। जैसे कॉपरनिकस ने इन्होंने हेलिसेंट्रिक थ्योरी दिया था जिसमें बोला था कि सन सेंटर में होता है और प्लैनेट जो है इनको रिवॉल्व करता है। तो फिर ये क्या हो गया कि प्लैनेटरी मोशन हो गया, ठीक है? उसकी स्टडी हो गई। फिर गैलीलियो गैलीली आते हैं 1564 में। इन्होंने बोला है कि ऑल ऑब्जेक्ट फॉल विथ सेम एक्सेलरेशन इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, ठीक है? मतलब इन्होंने ये प्रूव किया था कि सेम एक्सेलरेशन का ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे गिरता है, ठीक है? अगर उसके ऊपर आप सेम एक्सेलरेशन लगा रहे हो, तो फिर वो एक साथ गिरेगा अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं रहा तो, ठीक है? बोलोगे ये तो सर हम जानते हैं, तो क्या हम गैलीली हो गए? नहीं, क्योंकि ये 1564 में इन्होंने किया था, ठीक है? और इस इन्होंने ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अंडर ग्रेविटी का कांसेप्ट लाया था जो है h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है? फिर आते हैं हमारे न्यूटन भाई साहब, इन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दिया था, ठीक है? अब ये F जो है, ये फ़ोर्स है, ठीक है? ये क्या है? फ़ोर्स है F। और G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। M1 M2 मतलब क्या होता है? अभी जैसे सन और अर्थ है, ठीक है? आप देखोगे कि उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फ़ोर्स रहता है। वो ऐसे-ऐसे जो है रिवॉल्व करते हैं एक-दूसरे को पुल करके। तो वो क्यों होता है? क्योंकि सन ने अपनी तरफ से थोड़ा खींचा है और अर्थ ने अपनी तरफ से खींचा है, ठीक है? अब ये जितना पास होते हैं, जितना क्लोज़र होते हैं, उनका इतना जो है एक अट्रैक्शन फ़ोर्स जो है, उतना तगड़ा रहेगा, उतना स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स रहेगा और जितना दूर रहेगा उतना कमज़ोर बल यानी कि वीक फ़ोर्स रहेगा, ठीक है? ये हो गया। अब M1 और M2 मतलब है कि एक तो सन का मास रहेगा और एक अर्थ का मास रहेगा और R स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है? इन दोनों के 2 बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना? वो हो गया, ठीक है? यूनिफाइड प्लैनेटरी एंड फॉलिंग बॉडी मोशन, ठीक है? ये क्या करता है? एक्सप्लेन मून्स ऑर्बिट ड्यू टू ग्रेविटी मतलब इन्होंने ये सब भी एक्सप्लेन किया था। फिर आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर, बहुत तगड़े आदमी थे भाई ये तो। इन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी मतलब सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ठीक है? फिर दिया था ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब ये बोला था कि स्पेस टाइम कॉज्ड बाय मास, ठीक है? मतलब कि जो द्रव्यमान के कारण अंतरिक्ष समय होते हैं उसकी वक्रता, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है? और इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट स्टार का जो बेंडिंग लाइट होता है, मर्क्यूरी जो है, ये सब इन्होंने एक्सप्लेन किया था भाई, ठीक है? फिर आते हैं रोल ऑफ ग्रेविटी एट इक्वेटर एंड पोल्स मतलब कि अ, रेखा और ध्रुवों के बीच में क्या है वो देखते हैं। अब अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, सब जानते हैं कि परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बीच में से निकला हुआ है। इक्वेटर जो है थोड़ा फैला हुआ है और पोल के यहाँ पे कैसे थोड़ा चपटा हुआ है, सपाट है।
ठीक है? ग्रेविटी वेराइज़ बिकॉज़ ऑफ अर्थ रोटेशन एंड शेप, ठीक है? इसी के कारण ये होता है। अब पोल देखो, पोल पे क्या होता है कि अर्थ रे का रेडियस स्मॉलर है, ठीक है? क्योंकि बीच में फैला है, ऊपर चपटा है, मैं अभी बताया। नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन। अब वो रोटेट होता है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है नहीं ले पाता, लेकिन इक्वेटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वहाँ पे आ जाता है। मतलब अपकेंद्रीय बल पोल इधर आते हैं, इक्वेटर में आते हैं अपकेंद्रीय बल और ध्रुवों में अपकेंद्रीय बल एब्सेंट रहता है। ठीक है? इसीलिए ग्रेविटी पोल पे मैक्सिमम रहेगी और इक्वेटर पे मिनिमम रहेगी। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अब है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब कि पलायन वेग। इसका मतलब ये है कि मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम वेलोसिटी जो बॉडी को रिक्वायर रहेगी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब कि अर्थ के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, उससे बाहर निकलने के लिए जो कम से कम वेग है, मिनिमम वेलोसिटी है, उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला है √2 g r, ठीक है? इसी को GMR भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका अर्थ का क्या है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पृथ्वी के लिए कितना है अप्रॉक्स 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, एप्लीकेशन इसका क्या है कि जैसे कि रॉकेट और सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो फिर ये सब में हो जाता है। ठीक है, और सेलेस्टियल बॉडी मतलब खगोलीय पिंड जो होते हैं उनकी गति को समझ। फिर आता है सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको अभिकेंद्रीय बल बोला जाता है। अब इसमें कैसा है कि डेफिनेशन इसका ये है कि फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल को ऐसा आप याद रख लो कि सेंटर पे चल सेंट्रीपिटल। ठीक है, इसका होता है mv² r, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में होता रहेगा। ठीक है, अब कार टर्निंग ऑन रोड, ठीक है, फ्रिक्शन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अगर वो टर्न ले रही है तो फिर वहां पे फ्रिक्शन आएगा, मतलब घर्षण आएगा और उसी के द्वारा जो है सेंटर पे आने लगेगा। ठीक है, अभी जैसे कि अच्छा एक चीज है कि अगर आप कभी ऐसे बाल्टी में अगर आप हाथ डालो, तो आप जब बाहर की तरफ से घुमाना चालू करते हो, तो पानी अंदर की तरफ जाता है। ठीक है? ये चीज़ देखना। और अगर आप की चेन लो, अभी की चेन का सर्कल आपके हाथ में, आप उसको घुमाओ, तो बाहर की तरफ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब आप बाहर से फोर्स कर रहे हो और अंदर जा रहा है, तो सेंट्रीपिटल है। और अंदर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो बाहर जा रहा है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल है। ठीक है? इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जिसको अपकेंद्रीय बल बोला जाता है। इसमें ऐसा है कि सर्कुलर पाथ में रहेगा और डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब सेंटर से दूर जाएगा। ठीक है? जैसे कि हमने की चेन बताया था। इसका भी फॉर्मूला mv² r रहेगा। बस इसका क्या रहेगा डायरेक्शन, दिशा जो रहेगी इसकी विपरीत रहेगी, बाकी सेम रहेगा। ठीक है? अभी जैसे कि इसका एग्जांपल है कि कभी वॉशिंग मशीन में अगर आपने कपड़ा डाला होगा तो फिर देखो कि कैसे कपड़ा पूरा जो है उसके जो उसका सिलेंडर जैसा रहता है, उसके अगल-बगल पूरा ऐसे चिपका हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि उधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। ठीक है? फिर आता है सिंपल पेंडुलम के ऊपर। देखो ये हालाँकि उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगर ये पूछा जाए तो आप इसको मिस करें। तो फिर इसके लिए मैंने इसको ऐड कर दिया। इसको आप एकदम लास्ट में भी पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है? डेफिनेशन ये है कि एक बॉब है। बॉब मतलब जो लटकता है पेंडुलम में, ठीक है? उसको बॉब बोलते हैं। सस्पेंडेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, ठीक है? मतलब इसका लेंथ है और ऑसिलेटिंग अंडर ग्रेविटी विथ स्मॉल एंगल, एक छोटे एंगल पे, मतलब 90 डिग्री से कम का ही एंगल, ठीक है? छोटे एंगल पे वो जो है हिलता रहेगा, तो फिर वो क्या है सिंपल पेंडुलम, ठीक है? पेंडुलम आप जान रहे हो तो फिर उसी का ये डेफिनेशन है। अब टाइम पीरियड इसका है कि इसको अगर टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई √L/g, इधर L हो जाता है आपका लेंथ और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे आ रहा है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे आप इसका तो 1 अपॉन टाइम है, ठीक है? इसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 1 अपॉन टाइम है। ग्रेविटी फ्रॉम पेंडुलम तो 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर, इसको आप नहीं याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रख रहे हो तो फिर बहुत सुंदर। ठीक है, ये की पॉइंट है, ऊपर का है, ठीक है? इसको आप देख लीजिए, ठीक है? पॉज़ कर लीजिए, फिर आराम से देख लें। अब यहाँ पे आता है कि सीज़नल इफेक्ट ऑन पेंडुलम लेंथ, मतलब कि सीज़न के हिसाब से कैसे होता है कि हॉट समर में क्या होता है, रॉड जो होता है, स्ट्रिंग मतलब जिसके ऊपर आपका पेंडुलम लटका हुआ है, वो मटेरियल लंबा हो जाता है। अब जब वो लंबा रहेगा, अभी मैंने यहाँ हमने देखा था यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, ठीक है? और साथ में यहाँ पे लेंथ का भी देखा था हमने, ठीक है? अब जब वो लंबा हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? टाइम पीरियड भी इसका बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम भी इसका बढ़ेगा, ठीक है? और टाइम पीरियड बढ़ जाने का मतलब क्या है कि जो इसका क्लॉक का जो है अपना टाइम धीरे-धीरे लूज़ करेगा, इसीलिए बोलते हैं कि गर्मी में दिन बड़े होते हैं, ठीक है? इन कोल्ड विंटर क्या है कि रॉड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है? ठंडी में रॉड जो है, जो छड़ है इसकी सिकुड़ जाती है और लंबाई जो है घट जाती है,
ठीक है? और इसीलिए टाइम पीरियड जो है डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब समय की जो अवधि है इधर घट जाती है। ठीक है? इसीलिए बोलते हैं दिन जो है ठंडी में छोटा रहता है, सॉरी। ठीक है? ये फन फैक्ट है। पॉज़ करो, लुफ़्त उठाओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ये है, इसको पॉज़ करो, ज़ूम करो, अपने हिसाब से पढ़ो भैया। ठीक है? फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कि कहीं न कहीं हमारा इसमें थोड़ा-सा केमिस्ट्री का भी देखने मिलता है। वैसे केमिस्ट्री का अलग लेक्चर आएगा तो उसमें फिर से मज़ा आएगा। ठीक है? अब इसमें क्या है कि पदार्थ मतलब मैटर। मैटर मतलब ये है कि जो मास उसके अंदर हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, बस ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है? ओके। अब एग्ज़ाम्पल का क्या है इसका सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सब क्या है मैटर है। क्या गैस भी मैटर है? बिल्कुल मैटर है क्योंकि गैस को अगर आप कंप्रेस करोगे, कंडेंस करोगे, तो फिर वो लिक्विड बन जाएगा, तब तो वो उसके अंदर वॉल्यूम है, ठीक है? तो फिर उस चीज़ को हम मैटर बोल देंगे। किसी भी चीज़ के अंदर या तो शेप, या तो मास, या तो वॉल्यूम है, तो वो मैटर है, ठीक है? मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है? हाँ, द्रव्यमान जो पदार्थ की मात्रा है, ठीक है? ये हो गया। फिर आयतन, आयतन यानी कि V वॉल्यूम, ठीक है? वॉल्यूम है आपका स्पेस ऑफ ऑक्यूपाइड इसको मीटर क्यूब में ही हमेशा मेज़र करेंगे, मीटर क्यूब में ही मेज़र करेंगे, ठीक है? अब डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? मास, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी सब पढ़ते आए हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम जो मुझे बोला नहीं पढ़ा हूँ सर, जाके पढ़ लो, मारूँगा थोड़ी मैं, ठीक है? ये हो गया। अब इसमें ये बोलेगा कि आयरन इज़ हेवियर बिकॉज़ डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ ग्रेटर देन वुड। अगर सेम वॉल्यूम मतलब कि सेम वॉल्यूम की मतलब उसको एक ही जगह दिया गया। अगर आप 1 किलो का सॉरी 1 किलो गलत एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि 5 सेंटीमीटर का रॉड और 5 सेंटीमीटर का वुड, उसमें से बोला जाए कि इसमें से कौन-सा हल्का है, कौन-सा वज़नदार है, तो आप सीधा बोलोगे कि आयरन रॉड जो है भाई 5 सेंटीमीटर का ये ज़्यादा वज़न रहेगा, वुड का जो है कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इस आयरन जो है हेवी होता है। ठीक है? तो फिर यही हो गया आपका मास। ठीक है? अब आर्किमेडीज़ प्रिंसिपल और बायएंट फोर्स, ठीक है? आर्किमेडी का सिद्धांत, देखो ये चीज़ ऐसी है ना भाई कि इसको इग्नोर मत करना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आर्किमेडीज़ का सिद्धांत ये बोलता है 1 मिनट बस। ओके। आर्किमेडीज़ का सिद्धांत ये बोलता है कि बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स, ठीक है? मतलब कि अगर बॉडी फ्लूइड के अंदर है मतलब किसी लिक्विड के अंदर है, तो फिर उसको लिक्विड जो है, उसको अपवर्ड फोर्स देती है, जिसको हम बायएंट फोर्स भी बोले जाते हैं। तो फिर ये किसके बराबर रहेगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अगर आप कोई कागज को रोल किए, ठीक है? और आपने उसको डाला, तो फिर वो क्या करेगा? नीचे सिंक करेगा। तो फिर वो जितना नीचे वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है ना, तो फिर वो उतना ही फ्लूइड ऊपर भी भेज देगा। ठीक है? इसको बोलते हैं मैनेज करना। तो फिर यहाँ पे ये आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल क्या मैनेजर के ऊपर है, ठीक है? इसका फ़ॉर्मूला याद रखो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है? फिर बाद में डिस्प्लेसमेंट और फिर बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आएगा। ठीक है? अभी जैसे कि शिप्स फ्लोट मेड ऑफ आयरन, ठीक है? अभी शिप का जो है निचला वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा नीचे जाता है, क्योंकि उसका शेप ही वैसा है, ठीक है? अब वो क्या है वॉल्यूम जो है पानी का वॉल्यूम है वो तो डिस्प्लेस कर दे रहा है, उसको हटा दे रहा है। तो फिर यही हमारा आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। अब बायएंट फोर्स क्या है? ठीक है? जिसको उपलावन बल बोलते हैं। ये है कि अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट डूबी है, उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगता है, उसको बोला जाता है बायएंट फोर्स। ठीक है? मतलब आपने जैसे कि प्लास्टिक की बॉल देखी होगी, अगर आप प्लास्टिक का बॉल अगर आप नीचे भी डाल दो, तो फिर वो वापस से ऊपर फेंक देगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी तो कम ही है। ठीक है? तो फिर बायएंट फोर्स में भी आपका डेंसिटी यहाँ पे मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमने ऊपर आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल में देखा है कि बायएंट फोर्स काम करता है। ठीक है? अब आता है हमारा यहाँ पे यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी। ठीक है? रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ठीक है? ये इसको यंग मॉडुलस बोला जाता है, जिसको इलास्टिसिटी का माना गया है और स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड किया जाएगा मतलब प्रतिबल को विकृति से डिवाइड किया जाएगा। अब ये क्या करता है कि स्ट्रेचिंग ऑफ सॉलिड को डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है ठोस पदार्थों का। ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल एट सी लेवल ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये आपको याद रखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर से आपको जो प्रेशर बन रहा है वही है, ठीक है? वातावरण से, ठीक है? समुद्र तल पर वायु के भार द्वारा डाला गया दबाव कितना था? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है इसका जैसे सोप बबल जो है, ठीक है? वो अब जैसे इंक है,
ये फाउंटेन पेन में लीक कैसे हो जाती है अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो क्योंकि बाहर जो है एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। बाहर एयर प्रेशर ज़्यादा रहेगा इसके लिए, ठीक है? अभी पास्कल लॉ, पास्कल का नियम क्या कहता है कि एक एग्ज़ाम्पल ले लो अभी आप इसमें कि इंजेक्शन, ठीक है? अभी आप इंजेक्शन देखे रहोगे डॉक्टर कभी भी लगाता है तो जो बाहर साइड निकला रहता है उसके ऊपर प्रेशर बनाता है और जो लिक्विड है, वो हर एक जगह से एक साथ नीचे जाती है। तो क्या कर रहा है वो जो भी फ्लूइड है एक साथ पूरा प्रेशर दे रहा है, एक साथ पूरा निकल रहा है, ठीक है? तो उसी को बोला गया है कि आप एक जगह प्रेशर कर रहे हो और फिर बाद में उसके अंदर का या फिर जो बाहर की तरफ से जो अंदर प्रेशर लग रहा है, ठीक है? वो इक्वल एरिया पे जाके सारे डायरेक्शन में प्रेशर को बाँट देगा, ठीक है? इसी का एग्ज़ाम्पल है इंजेक्शन और इसी का एग्ज़ाम्पल है हाइड्रोलिक प्रेस या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक। कभी भी हाइड्रोलिक देखे रहोगे आप वो एक साथ नीचे दबता है और वो इक्वल दबाव डालता है सब पे, ठीक है? तो फिर ये हो गया। फिर है बर्नौली प्रिंसिपल मतलब बर्नौली का सिद्धांत, ठीक है? ये क्या बोलता है हायर फ्लूइड स्पीड मतलब लोअर प्रेशर, ठीक है? मतलब इसमें कैसा है कि उच्चतर द्रव गति, निम्न दबाव। ठीक है? मतलब कि जितना फ्लूइड का स्पीड रहेगा उतना लोअर इसका प्रेशर रहेगा। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोलूँ तो फिर जैसे एयरप्लेन जो है लिफ्ट होती है। अगर एयरप्लेन का देखोगे कैसा है कि जो एयर ये फास्टर मूव होती है। क्यों? क्योंकि इसकी विंग्स जो है ऐसे तिरछी मुड़ी हुई तो फिर वो उसको क्रॉस कर जाती है। ठीक है? तो फिर फ्लूइड स्पीड जितना तेज़ रहेगा उतना कम उस पे प्रेशर लगेगा। अगर वहीं पे वो ऐसे खड़ा रहता, ठीक है? विंग एक ऐसा है अगर वो ऐसे खड़ा रहता तो फिर तो ज़्यादा रेजिस्टेंस लगता, तो फिर ज़्यादा प्रेशर आ जाता उस पे। ठीक है? तो फिर यहाँ पे एयर को जो है फ्लूइड का दर्जा दिया गया है। ओके? फिर आता है हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब जल का घनत्व, ठीक है? वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस मतलब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है? और यही एक एक इसका इम्पोर्टेंट ऐसा है कि ठंडी के टाइम पे क्या होता है कि कुछ नदियाँ जो है सूख जाती है। कुछ नदी जो है सूख जाती है लेकिन ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे जो है नीचे क्या रहता है फ्लूइड घूमता रहता है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि जो उसके एक्वाटिक लाइफ है ना, जो जल के जो जीव हैं, उनको एक लाइफ मिलती है, ठीक है? वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? तो इसका इम्पोर्टेंस है। फिर आता है रिलेटिव डेंसिटी मतलब सापेक्ष घनत्व। ये कैसा है रेशियो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का और डेंसिटी ऑफ वाटर का, कि आपने जो सब्सटेंस डाला है वो और उस वो वाटर में उसका क्या है, तो इसी को आप दोनों के डेंसिटी को मेज़र करते हो यही होता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है? दोनों के घनत्व को मेज़र करना, एक आपके पदार्थ का है और एक आपके पानी का है। अब यहीं पे 19 गोल्ड, ठीक है? गोल्ड का 19 टाइम डेंसर देन वाटर, ठीक है? जहाँ पे 19 वाटर रहेगा, वहाँ पे 1 गोल्ड रहेगा, इतना गाढ़ापन है उसके अंदर, ठीक है? हीटिंग एक्सपांड्स वाटर, लेवल राइजेस, ठीक है? टेम्परेचर और वाटर लेवल का है ये कि जैसे कि हाँ, ये पढ़ लेते हैं पहले। लेवल राइसेस, ठीक है? और कूलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वाटर यानी कि लेवल फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर आप पानी देखोगे कि आप पानी ज़्यादा रखते हो, तो फिर वो उसको जब गर्म करते हो तो फिर उसका वॉल्यूम स्प्रेड होने लगता है। जैसे-जैसे वॉल्यूम स्प्रेड होगा, वैसे-वैसे वो ज़्यादा फैलेगा और फिर बाद में उसका लेवल जो है राइज़ हो जाएगा। ठीक है? जैसे कि फ्लोटिंग ऑफ आइस, ठीक है? वाटर सर्कुलेशन इन लेक ड्यूरिंग विंटर, ठीक है? ओके। अब यहीं पे हाइड्रोलिक ब्रेक आ गया, ठीक है? ये जल स्तर है, तापमान है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है? ये पास्कल के नियम पे तो काम करता ही है। जैसे कि स्मॉल फोर्स अप्लाइड एट मास्टर सिलेंडर ट्रांसमिटेड इक्वली लार्ज फोर्स एट ब्रेक पैड, ठीक है? अभी जैसे गाड़ी का ही ब्रेक है, ठीक है? हाइड्रोलिक ब्रेक तो नहीं है, ठीक है? लेकिन जैसे कि ब्रेक है, अगर आप दबा रहे हो ब्रेक, तो फिर वो कैसे चारों पहिए पे एक साथ काम कर रहा है, ठीक है? चारों पहिए पे एक साथ काम कर रहा है, तो फिर ये एक एग्ज़ाम्पल हो जाएगा पास्कल लॉ का, ठीक है? मतलब वो इक्वली बँट रहा है वहाँ पे। अब आता है भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। बहुत सारे इसमें कंसेप्ट है जो रिपीट होते हैं। कुछ मिस करो या ना करो, ये वाला चैप्टर बिल्कुल मिस नहीं करना और साथ में थर्मोडायनामिक्स और ग्रेविटी ये 3 तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, ठीक है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विथ स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स बिहेवियर, ठीक है? प्रकाश और उसके व्यवहार, इनके साथ जो मैटर करता है उसको हम बोलते हैं प्रकाशिकी। अब इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो डुअल नेचर रहता है इसका, ठीक है? मतलब दोहरी प्रकृति रहती है। एक होता है इसका पार्टिकल नेचर और एक होता है इसका वेव नेचर। मतलब एक कण प्रकृति रहेगा और एक तरंग प्रकृति रहेगा। ये क्यों रहेगा, ऐसे क्यों होता है सर? तो फिर देखो, ये कैसा ऑप्टिक्स है, इसको जानने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। या तो ये वेव जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके थ्रू जाएगा या तो पार्टिकल नेचर मतलब पार्टिकल से पार्टिकल में ये पास होता दिखाई देगा। ठीक है?
अब इसका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपको याद रखना है यूनिट के साथ में, इसके साथ में, ठीक है? और इसको सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है? लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स इन एन यूनिफॉर्म मीडियम। यूनिफॉर्म मीडियम बोला गया है, ठीक है? अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसका कंसेप्ट यूज करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, जैसे कि शीशा है, आपने टॉर्च लाइट जलाया, तो फिर वो रिवर्स हो गया, क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। सन है, ठीक है? आ रहा है, शीशे पे लगा, वापस से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो फिर इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसका एक लॉ है, नियम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के समान रहेगा, ठीक है? एग्जाम्पल है इमेजिन प्लेन मिरर, ठीक है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है? इसमें क्या है मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब यहीं पे कंसेप्ट है, लाइट जो है हमने ऊपर देखा था कि वो स्ट्रेट चलती है जब वो एक ही मीडियम में ट्रेवल करती है तो। अब यहाँ पे दो मीडियम आ गया तो फिर यहाँ पे मीडियम आ रहा है तो फिर लाइट की जो है बेंडिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके चेंज भी बदल जाती है। आप जब देखते हो कि एटमॉस्फेयर में, नॉर्मली एटमॉस्फेयर में सनलाइट जो है तेजी से आती है, ठीक है? लेकिन जैसे वो पानी में जाती है तो फिर स्लो हो जाती है। मतलब वो जितना ज्यादा डेंस रहेगा उतना ज्यादा स्लो होगा, ठीक है? तो फिर ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? अब स्पीड ऑफ लाइट है डिफरेंट मीडियम में, ये आपको याद रखना है। देखो वैक्यूम का 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। एयर मतलब हवा का है, वायु का 2.997 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो ये जो डिफरेंस है ना, ये भी आपको याद रखना है कि ऐसे याद रखना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। वाटर का है 2.25 इंटू 10⁸, ग्लास का है 2.0, डायमंड का है 1.24, ठीक है? मजे की बात है कि सबका 10⁸ मीटर पर सेकंड है, आपको याद रखना है तो बस ये। ज्यादा कुछ ना याद रखना कि डायमंड का कम रहता है, वैक्यूम का ज्यादा रहता है, और वैक्यूम का एयर से भी ज्यादा रहता है, ठीक है? इतना याद रखना है, और ग्लास का कम रहता है, ठीक है? आप इतना याद रख लोगे तो फिर बहुत अच्छी बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? अपवर्तन सूचकांक एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी मतलब हमने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट। अब वी क्या है कि वैक्यूम, वैक्यूम टू स्पीड इन मीडियम, सॉरी स्पीड इन मीडियम हो जाएगा, वी मतलब हो जाएगा स्पीड इन मीडियम। इन दोनों का रेशियो निकालने पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। वहीं पे आते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, मतलब प्रकाश का विवर्तन। अब ये क्या बोलता है कि बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट अराउंड एजेस ऑफ स्मॉल ऑब्स्टिकल्स और स्लिट्स, ठीक है? एविडेंस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, मतलब ये वेव। अभी जैसे आपने सीडी देखा होगा, तो सीडी मतलब ये कैसा रहेगा? प्लास्टिक, फिर यहाँ तक जो है एल्यूमीनियम रहेगा, और जो इसका एंडिंग पार्ट रहेगा ना, ये एंडिंग पार्ट में जो है आप देखोगे कि ग्लास जैसा कवर रहता है। तो वो ग्लास जैसा कवर क्या करेगा? यहाँ से लाइट को अलाउ करेगा और पूरा यहाँ पे रेनबो जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। रेनबो जैसा स्ट्रक्चर बना देगा। तो इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? मतलब प्रकाश का प्रकर्णन, सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन रहेगा ना शायद, विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन रहेगा। ओके। फिर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या है? डेविएशन ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन बाय स्मॉल पार्टिकल इन मीडियम, मतलब छोटे कणों द्वारा सभी दिशाओं में प्रकाश का विचलन हो जाना। जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये कैसे पार्टिकल के थ्रू इसमें ये डिफ्लेक्ट होते हैं। कभी कभी आप ऐसे नॉर्मली देखते हो कि येलो कलर का मौसम हो जाता है, वो क्यों होता है? डस्ट पार्टिकल की वजह से क्या होता है? उसमें स्कैटरिंग हो जाता है। तो फिर इधर यही कंसेप्ट आता है, ठीक है? अब आता है हम टिंडल इफेक्ट पे। टिंडल इफेक्ट क्या बोल रहा है कि मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल। अब आप देखे रहोगे कि मतलब कभी-कभी धूप जो आती है तो फिर उसमें आपको ऐसे हल्का-हल्का धूल उड़ता दिखेगा। तो फिर वो क्या है? टिंडल इफेक्ट ही है, बस वही चीज़ है। इतना ही इन लोग ने पतंगड़ बना रखा है। ठीक है? डिफ्रैक्शन हमने अभी देखा सीडी-डीवीडी, ये बस रिपीट हो गया है। ठीक है? फिर है इंटरफेरेंस, जिसको हस्तक्षेप भी बोलते हैं। सॉरी, व्यक्तीकरण भी बोलते हैं। ठीक है? 2 लाइट वेव्स ओवरलैप, 2 लाइट वेव ओवरलैप करते हैं। रीजन्स ऑफ ब्राइटनेस कंस्ट्रक्टिव और डार्कनेस जो है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है? अभी जैसे सोप बबल है, इसमें भी कलर आते हैं। फिर ऑयल फिल्म ऑन वाटर, ठीक है? मतलब पानी के ऊपर जो तेल है वो किसकी वजह से हो रहा है? इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि तेल आ गया पानी के ऊपर। अब तेल के पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेनबो जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है? तो फिर यहाँ पे 2 लाइट ओवरलैप कर रही है, एक पानी का और दूसरा तेल का, ठीक है? फिर आता है हमारा पोलराइज़ेशन, जिसको ध्रुवीकरण बोलते हैं, ठीक है? इसमें क्या है कि लाइट वेव रिस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेट इन वन डायरेक्शन, मतलब प्रकाश तरंगें एक दिशा में कंपन करने तक सीमित होती हैं, ठीक है? एग्जांपल है पोलराइज्ड सनग्लास, रिड्यूस ग्लेयर, एलसीडी स्क्रीन, ठीक है? ये पोलराइज़ेशन के लिए मतलब आपको
जो लाइट वेव है इसको आप रेस्ट्रिक्ट कर सको, ठीक है, एक डायरेक्शन में। इसीलिए पोलराइज़ सनग्लासेस आते हैं बचने के लिए। फिर अब ये है प्रकाश के प्रकार, मतलब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है? इसका ये है कि प्रकार दृश्य प्रकाश इसका जो है वेवलेंथ है 400 से 700 एनएम तक है, मतलब नैनोमीटर तक, ठीक है? बैंगनी से लेकर के लाल, ठीक है? ये रहेगा वॉयलेट से लेकर के रेड, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, ठीक है? फिर आता है बियॉन्ड विजिबल, क्या आएगा? इंफ्रारेड, ठीक है? अब इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? इसका तरीका भी है इसको याद करने का। आईआर ये किस में यूज हो जाएगा? रिमोट कंट्रोल में, थर्मल कैमरा में, ठीक है? ओके। अल्ट्रा वायलेट में आता है स्टेरिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं सनबर्न, ये सब भी बोलते हैं, ठीक है? एक्सरे, गामा रेस, ये सब आ जाता है इसमें, ठीक है? अब आते हैं दर्पण, यानी मिरर में आते हैं, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं मिरर पे। मिरर का इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है? स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्टिंग लाइट, ठीक है? अगर स्मूथ सरफेस है तो फिर ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं 3 टाइप के, एक होता है प्लेन मिरर, फिर होता है कॉनकेव, फिर होता है कॉन्वेक्स। देखा जाए तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है? अब प्लेन मिरर में कैसा होगा? वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज, मतलब साइज सेम रहेगी। क्यों साइज सेम रहती है? क्यों? क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ है और जो पोल है, इन दोनों के बीच में जो है फोकल लेंथ बनता है, पोल और फोकस के बीच में। तो फिर इसीलिए, मतलब जहाँ पे इमेज बन रही है और जहाँ पे से इमेज बनाई जा रही है, ठीक है? इन दोनों के बीच का वो रहता है, इसीलिए इसका जो है सेम आता है, ठीक है? और सेम साइज रहेगा। वर्चुअल मतलब उल्टा रहेगा, अगर आप लेफ्ट उठाओगे तो फिर वो लेफ्ट की तरफ ही दिखाएगा, मतलब ऐसा है, ठीक है? फिर कॉनकेव मिरर, जिसको कन्वर्जिंग बोला जाता है, ठीक है? ये अभिसारी में कैसा होता है कि रियल इन्वर्टेड, ठीक है? रियल तो रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, मतलब उल्टा, ठीक है? एक्स एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज, ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास में है तो फिर ये वर्चुअल इमेज बन जाएगी, ठीक है? रियल इमेज नहीं बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। एग्जांपल देखा जाए तो डेंटिस्ट का मिरर, सोलार कुकर, फिर टॉर्च को जो रिफ्लेक्ट करता है वो रिफ्लेक्टर हो गया, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग, मतलब ये जो है फैलाने वाला है, ठीक है? मतलब अपसारी, उत्तल दर्पण। ऑलवेज वर्चुअल, ये हमेशा वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा, ठीक है? डिमिनिश्ड मतलब छोटी रहेगी। व्हीकल का साइड मिरर जैसे, ठीक है? रोड सेफ्टी मिरर, तो ये हो गया। फिर आते हैं लेंसेज के ऊपर, ठीक है? अब लेंस के प्रकार होते हैं कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है? और ये रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का जिस हिसाब से डिस्टेंस रहेगा उस हिसाब से ये बनाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल है इसके, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, ठीक है? आवर्धक लेंस, कैमरा, प्रोजेक्टर, ठीक है? और ये कैसे है कि हाइपरमेट्रोपिया में ये काम देता है, मतलब जो दूर दृष्टि है उसके लिए ये काम देगा। कॉनकेव लेंस किसके लिए है? डाइवर्जिंग लेंस के लिए, ठीक है? जिसको अवतल लेंस बोला जाता है, ठीक है? विचलन। ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है? मतलब ये हमेशा जो है सीधी छोटी छवि बनाता है, ठीक है? उदाहरण के लिए निकट दृष्टि दोष के लिए चश्मा झांकने का छेद, मतलब कि पीप होल्स, जिससे आप दरवाजा से देखते हो तो फिर वो क्या है? कॉनकेव लेंस है, ठीक है? अब ह्यूमन आई, मतलब मानव नेत्र दोष और उसके सुधार के बारे में, तो जैसे मायोपिया है, अब इसका नियर साइटेडनेस है, तो ये क्या है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर, मतलब आपको दूर की दृष्टि आपकी इधर कमजोर हो जाती है, ठीक है? नियर साइटेडनेस मतलब आप पास का देख सकते हो, ठीक है? इसे मतलब निकट दृष्टि दोष, ठीक है? अब ये किससे करेक्ट होगा? कॉनकेव लेंस से, ये आपको याद रखना है, मायोपिया, ठीक है? हाइपरमेट्रोपिया तो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है? अब प्रेस बायोपिया उसी तरीके से, जिसमें नियर और फार दोनों में हो जाता है। ये अक्सर मतलब बुजुर्गों में देखा जाता है ये चीज, क्योंकि चश्मे में देखो ऐसा सेमी सर्कल सा बना रहता है नीचे की तरफ, तो फिर वो क्या करता है, उसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों लेंस रहते हैं, ताकि वो आराम से ट्रीट कर सके, ठीक है? ओके। फिर डेली लाइव एप्लीकेशन है, ठीक है? इसका, जैसे कॉनकेव मिरर का, तो जैसे शेविंग मिरर हो गया, डेंटिस्ट मिरर हो गया, सोलर कुकर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में तो व्हीकल साइड मिरर, और एटीएम सिक्योरिटी में देखो ऐसे छोटा सा सिल्वर कलर का बना रहेगा, तो उससे आप बिहाइंड द सीन देख सकते हो कि मतलब पीछे क्या चल रहा है, कहीं कोई कॉपी तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई अनजान व्यक्ति ना आ गया हो, तो फिर ये सब चीज भी होता है। फिर कॉनकेव लेंस, ये कैसा? मायोपिया के लिए हो गया, और दूर दूर दरवाजे के पीप होल के लिए हो गया, झांकने के लिए, ठीक है?
फिर कॉन्वेक्स लेंस कैसा हो गया? कैमरा, प्रोजेक्टर, स्पेक्टेकल्स, ठीक है? चश्मे के लिए हो गया, इन सब के लिए हो गया। ठीक है? अब इसको आप याद कैसे करोगे कि कॉनकेव है ना, इसका जो केव जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? केव जैसा, इनवर्ट कर्व रहता है और कन्वर्ज लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। और कॉन्वेक्स क्या है? बल्ज रहता है। बल्ज रहता है मतलब ये फैला रहता है, बाहर की तरफ फैला रहता है, ठीक है? मतलब ये कॉन्वेक्स जो है ऐसा रहेगा और कॉनकेव जैसे ऐसा सा रहेगा, ठीक है? एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन लगभग यही रहेगा, ठीक है? लाइट को डाइवर्ज करता है। ये फन फैक्ट है, ठीक है? इसको आप पढ़ लो, मज़ा आएगा, ठीक है? और कई सारी चीज़ें देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कई सारी चीज़ें ना आपको फन फैक्ट से क्लियर होंगी, ये मैं बता रहा हूँ। तो इसको भी मिस नहीं करना है, एटलीस्ट 2 टू 3 रीडिंग तो इसको भी मार ही सकते हो आप, ठीक है? अब आता है हीट, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी जिसको थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, ठीक है? ये ऐसा है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन बॉडीज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कि एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी को, ठीक है? फिर आता है कि हॉट टी वार्म सा स्टील स्पून प्लेस्ड इन इट। अभी कभी भी आप देखे रहोगे कि चाय बनाते हो ना आप, तो फिर उसमें अगर आप चम्मच छोड़ दिए, अब भले वो तप रहा नहीं है, लेकिन वो कैसे कि जो टोप है, मतलब जो बर्तन है, वो बर्तन अपना हीट ट्रांसफर कर देगा चम्मच पे। तो आप जब चम्मच छूओगे तो फिर वो गरम रहेगा, ठीक है? और चम्मच जैसे आप छूते हो तो फिर हाथ आपका तुरंत पीछे आया, क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। कुछ नहीं, बस कनेक्ट कर रहा था, ठीक है? थर्मोडायनामिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज हीट, टेम्परेचर, वर्क एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? यहीं पे आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे है? डिग्री और हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी मेजर्ड इन स्केल्स, ठीक है? मतलब आप उसको किस तराजू में नापते हो, तो फिर वो ऐसा दिख के आता है, ठीक है? दिख के आता है मतलब उसी को नापा जाता है। अब यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स के कांसेप्ट आते हैं, कुछ लॉ, नियम आते हैं। सब है फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये पहला नियम है, ये बोलता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है? इसको बस ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि पानी। अगर आप पानी उबाल रहे हो, ठीक है? तो पानी पहले ठंडा था, अब वो उबलना चालू करता है। तो फिर एक एनर्जी है जो लिक्विड का फॉर्म है, वो गैस में जा रहा है तो आपकी एनर्जी लूज़ हो रही है। वहीं पे, ठीक है? वहीं पे वो जो पानी उबल रहा है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, वो एनर्जी क्रिएट भी हो रही है। तो फिर इसमें ये है कि एनर्जी जो क्रिएट हुई, एनर्जी जो डिस्ट्रॉय भी हो गई। ठीक है? तो फिर ये है मतलब कि इसको बस ट्रांसफॉर्म किया गया। ठंडा पानी था, ठंडे पानी से हमने गर्म पानी बनाया। तो क्या हुआ? एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है? उसमें ना तो कुछ अलग से क्रिएट हुआ है, ना तो कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है? बस यही है। यही है कि हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है? ये हो गया। फिर आता है सेकंड लॉ, ठीक है? इसको डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो भी बोलते हैं। द्वितीय नियम, ऊष्मा प्रवाह की दिशा जो है, ये है। ठीक है? इसमें है कि हीट नेचुरली फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। अभी हमने चम्मच का देखा था एग्जाम्पल, ठीक है? तो क्या है? बॉडी से हीट ट्रांसफर हुई है, तो फिर इसी को एंट्रोपी लॉ बोलते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है? थर्ड लॉ है कि एब्सोल्यूट जीरो, तृतीय नियम, ठीक है? परम शून्य नियम। इसमें यह है कि एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल बिकम ज़ीरो, मतलब कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच ज़ीरो के इन फाइनाइट स्टेप, मतलब कि गिने-चुने स्टेप में ये हो ही नहीं सकता कि आप 0 केल्विन तक पहुँच सको। ठीक है? बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है? हो गया। इवन इन डीपेस्ट फ्रीज़र मॉलिक्यूल स्टिल वाइब्रेट स्लाइटली, एब्सोल्यूट स्टिलनेस इज़ अनअटेनेबल, मतलब कि जो डीपेस्ट फ्रीज़र भी रहता है, वो अनअटेनेबल रहता है। ठीक है? और ये टेम्परेचर स्केल है, ये मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है, ऊपर, बस उसी का एक बार रिपिटेशन है, उसको आप देखिए और मैं बोलूँगा इसको याद कर लीजिए। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर, ठीक है? पिघलना, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है टेम्परेचर के उसमें, मतलब पिघल रहा है ठोस से निश्चित तापमान पर द्रव। ठीक है? उदाहरण जैसे आइस मेल्ट्स इंटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होना चालू कर देगा। ठीक है? फ्रीजिंग हो जाएगा कि लिक्विड टू सॉलिड एट फिक्स टेम्परेचर, जैसे वाटर टर्न्स टू आइस क्यूब इन फ्रीजर। ठीक है? ये भी आप सब जानते हो। बॉइलिंग मतलब उबलना हो गया। ठीक है? ये भी आप जानोगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होने लगता है। फिर कंडेंसेशन देखो, गैस से लिक्विड हो रहा है, एक टेम्परेचर क्या है इसमें, ठीक है? एक फिक्स टेम्परेचर पे, निश्चित तापमान पे ये संघनन हो रहा है। अब इसमें क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म ऑन कोल्ड ग्लास इन समर। ठीक है? मतलब कि अगर आप बर्फ देखे रहोगे कि आप काँच का ग्लास हो या फिर कोई भी ग्लास हो, तो बर्फ आप फ्रीज़र से निकाल के बस रखो, तो देखो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसपे ड्रॉपलेट बनने लगता है, जैसे-जैसे वो एनर्जी अपनी लूज़ करता है। ठीक है? तो इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं।
फिर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है? ऊर्ध्व ऊर्ध्व ऊर्ध्वपातन, हाँ, ऊर्ध्वपातन मतलब कि गैस बिना द्रव अवस्था के, ठीक है? मतलब इसमें क्या होता है सॉलिड टू गैस विदाउट लिक्विड स्टेट, जैसे कि कपूर। कपूर को आप ऐसे रखोगे अपने आप जो है उड़ जाएगा, वैसे ही नैफ्थलीन बॉल आता है, ठीक है? सफेद कलर का जो बॉल होता है हाइजीन के लिए होता है वो, ठीक है? तो उसके लिए भी होता है। फिर इवेपोरेशन, स्लो चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर, ठीक है? वाष्पीकरण भी बोलते हैं। ये ज्योग्राफी का कांसेप्ट है, ठीक है? स्लो चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर, जैसे कि वेट क्लॉथ डाइंग ड्राइंग इन एयर, ठीक है? स्वेट इवेपोरेट्स टेकिंग हीट अवे फ्रॉम बॉडी। ओके। अब है यहाँ पे लेटेंट हीट, ठीक है? मतलब गलन की गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब हीट नीड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू लिक्विड, मतलब आपको 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए कितना हीट रिक्वायर है, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, मतलब गलन की गुप्त ऊष्मा उसको बोलेंगे, ठीक है? अभी इसका एग्जांपल है आइस मेल्टेड 0 डिग्री सेल्सियस बट स्टेज एट 0 डिग्री सेल्सियस अंटिल ऑल आइस कन्वर्ट्स टू वाटर, मतलब जब तक सारा आइस वाटर तक कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है? वहीं पे है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है? मतलब इसमें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। ये क्या बोलता है कि हीट नीडेड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू गैस विदाउट टेम्परेचर चेंज। विदाउट टेम्परेचर चेंज, देखो इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। 1 किलो लिक्विड आपका 1 किलो गैस, सॉरी 1 किलो लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होने के लिए कितना हीट रिक्वायर है वो। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस बट रिमेन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस अंटिल फुल्ली वेपराइज्ड। दोनों में वाटर ही एग्जांपल है, एक आइस से वाटर हो रहा है, दूसरा वाटर से गैस हो रहा है, ठीक है? ये चीज याद रखना है। अब इम्पैक्ट ऑफ क्लोथ कलर इन सीजन, एक होता है समर और एक होता है विंटर। लाइट कलर कपड़ा बोला जाता है, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, इसीलिए टेस्ट मैच में कभी भी क्रिकेट का जो टेस्ट मैच होता है उसमें लोग व्हाइट क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनको पूरा दिन खेलना रहता है और वो चीज वो रिफ्लेक्ट करती है। विंटर में बोला जाता है डार्क कलर पहनने को, क्यों ऐसा? क्योंकि डार्क कलर क्या है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करेगा तो फिर हीट प्रोवाइड करेगा, ठीक है? ब्लैक और ब्लू वुलन स्वेटर जो है ये वार्मर रखते हैं अपने आप को, ठीक है? ये फन फैक्ट है। देखो थर्मोडायनामिक्स इतना ही था, यही है मजे की बात कि ये सब इतना ही है जो आपको मजा दे सकता है, ठीक है? ओके। अब जो है तरंग यानी वेव पे आते हैं अपन, ठीक है? हम्म। वेव क्या है? अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, ठीक है? मैटर मतलब कि एनर्जी को एक पॉइंट से जो है दूसरे पॉइंट पर लेकर के जाएगी मैटर को बिना ट्रांसफर किए, जैसे रिपल्स ऑफ वाटर। पत्थर फेंको, मतलब ऐसे गोल 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 जो है पानी पर लहरें बनते चली जाएंगी, ठीक है? तो फिर ये क्या है? वेव मोशन, मतलब पार्टिकल अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है? पास कर रहा है, बस यही है, ठीक है? अब यहाँ पे एक आता है मैकेनिकल वेव, एक आता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है? यांत्रिक तरंगे, मतलब कि इसमें मीडियम रिक्वायर होता है, ठीक है? या तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ताकि वो ट्रैवल कर सके, ठीक है? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई मीडियम की ज़रूरत हमें नहीं भी होती है, ठीक है? ओके। अब इसका एग्जांपल क्या है? साउंड वेव और वाटर वेव, ठीक है? साउंड वेव मतलब कि अगर आपने कभी देखा रहेगा कि फ़ोन जब बजता है तो वाइब्रेट होता है, घूं घूं, तो क्या है? वाइब्रेशन है। उसको एक मीडियम मिला है, क्या मीडियम मिला है? या तो सॉरी, या तो टेबल मिला है, या तो आपने जिस सरफेस पे रखा है वो मिला है। तो उसी से एनर्जी जो है पास हो रही है, वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव है और दूसरा है लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ठीक है? अनुप्रस्थ तरंग मतलब इसमें कैसा है? पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन, मतलब कण जो है तरंग दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है? ओके। मतलब वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहेगा, जैसे लाइट वेव्स ऑन रोप, ठीक है? और वाटर रिपल्स, मतलब आपने वाटर ऐसा है लेकिन वेव जो है ऊपर की तरफ उठते जाती है, तो फिर वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव हो गया। लॉन्जिट्यूडिनल क्या है? पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, जैसे साउंड वेव। वो जैसा जिस दिशा में साउंड जा रही है उसी दिशा में पार्टिकल भी मूव होंगे आपके, ठीक है? ये हो गया। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसमें है कि ये वैक्यूम में ट्रैवल करता है। ये स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, किसमें? वैक्यूम में, ठीक है? विदाउट एनी एटमॉस्फेयर। फॉर्म्ड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को, मतलब अगर इलेक्ट्रिक ऐसे जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहीं पे परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है?
तो फिर ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे क्रिएट होता है। अब देखो ये बहुत से बच्चों का अच्छा ये डाउट था इसमें, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। और एक डाउट था, हाँ सॉरी, एक डाउट मैं मिस कर दिया था ऊपर, जो है स्ट्रेस के ऊपर। एक बच्चे ने पूछा था कि मतलब मुझे ये फैक्ट तो पता था, मैं एग्जांपल नहीं दे पाया था उस टाइम पे। मतलब ऐसा है कि स्टील और रबर इन दोनों में से इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा होती है? तो ये तो पता था मुझे कि स्टील में होती है, लेकिन उसका एग्जांपल ऐसा है कि जैसे रबर है, आप रबर को खींच रहे हो, खींच रहे हो, खींच रहे हो, छोड़ रहे हो, खींच रहे हो, छोड़ रहे हो, तो एक टाइम पे कैसे वो ढीला सा हो जाता है। ठीक है, मतलब वो अपना क्या है, अ, उसका जो इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी वो उसका कम हो जाता है। वहीं पे स्टील में कैसा रहता है, स्प्रिंग है। अब आप स्प्रिंग पे उछल रहे हो, कितना भी उछलो, स्प्रिंग वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा तगड़ी है। ठीक है? तो फिर ये एक एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना है इधर, कि स्टील का इलास्टिसिटी रबर से ज़्यादा है। ठीक है? ओके। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का ये रहता है कि सर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कैसे याद करेंगे हम? ठीक है? अब इसमें ये है कि जितनी वेवलेंथ घटेगी, उतना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक है? बस इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है? और एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी। वेवलेंथ घटी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी। वेवलेंथ घटी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी। बस यही याद रखना है। ऊपर जाना ही नहीं कि फ्रीक्वेंसी घटी, वेवलेंथ बढ़ी। बस एक चीज़ याद रखो ना, तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और ये निमोनिक्स में आपको दिया हूँ, ठीक है? इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। फ्रीक्वेंसी कैसे? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है? गामा, एक्स-रेज़, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। गाड़ी एक्स, यू, वी, इन, माई और रेंज, ठीक है? यही है, यही मेच द पेयर आपको याद रखना, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। और ये क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ कैसे, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, ठीक है? और यहीं पे ये दिया गया है, ये चार्ट आप लोग के लिए, चार्ट देख लेना। और ये जो बच्चे हिंदी माध्यम के, आपको दिक्कत लेने की टेंशन नहीं है, ये लास्ट पेज पे ऐड कर दिया हूँ, और ये पीडीएफ में अपडेट करके आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके। तो फिर ये देख सकते हैं आप लोग, कि ये जो साइज ऑफ वेवलेंथ है, ये लार्जर रहेगी इस तरफ, और जैसे-जैसे ये शॉर्टर रहेगी इधर, ठीक है? मतलब जैसे गामा में है, तो शॉर्टर वेवलेंथ है। फिर बाद में जैसे इस तरफ आने लगेंगे हम, तो फिर जैसे सब देखते हैं हम कि गामा रेस हो गया, एक्स रेस हो गया, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव। सबसे लॉन्गर किस में रहेगा आपका वेवलेंथ? तो रेडियो वेव में होगा, ठीक है? तो आप बस एक चीज़ याद रख लो, और बस ये चीज़ याद रख लो नोट में जो मैंने दिया है, ठीक है? तो फिर आपका ये क्लियर हो जाएगा। आप अगर ये चार्ट भी याद नहीं रख रहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस आप इतना याद रख लो, ठीक है? क्योंकि मेजर रहता है कि आप उसको याद कैसे रख रहे हो, ठीक है? अब आते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट पे, ठीक है? एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है? अभी मैं ये इसका है कि वेवलेंथ घट रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो दोनों का नाम लो। इधर चेंज की बात की गई है, ठीक है? इंक्रीज़ डिक्रीज़ की बात नहीं की गई, चेंज की बात की गई है, बदलाव की बात की गई है। तो वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो वेव व्हेन देयर इज़ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, मतलब कि जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है, ठीक है? इन दोनों के बीच में जो है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता है। इसका ये है कि भाई अगर आपने एम्बुलेंस देखा होगा, दूर है तो फिर डू 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 बज रहा है, लेकिन जैसे ही पास आने लगता है तो जोर से बजने लगता है। ठीक है? तो वो क्या होता है, उसी को डॉपलर इफेक्ट बोला गया, और इसमें कुछ कांसेप्ट है ही नहीं कि पास आया तो फिर उसकी जो है आवाज ज्यादा आने लगी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बदल गई, और जो दूर थी तो उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग थी। ठीक है? तो फिर यही है, डिस्कवर्ड इसको किसने किया था? क्रिस्टियन डॉपलर ने किया था। ठीक है? और पूरा घूम फिरा के यही यहाँ पे लिया है कि हैपेंस विद साउंड वेव एंड लाइट वेव। ठीक है? अभी मैंने बताया, साउंड वेव का एग्जांपल दे ही दिया है। ठीक है? इसका डेली लाइफ, एम्बुलेंस या फिर पुलिस सायरन, और फिर जो ट्रेन हॉर्न है, वो हो गया मतलब। ठीक है? ओके। ठीक है। अब एस्ट्रोनॉमी में ऐसा है कि रेड शिफ्ट जो होती है, लाइट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिक्रीज़ होती है। रेड शिफ्ट में लाइट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है, और गैलेक्सी दूर रहती है इसमें। ब्लू शिफ्ट में लाइट फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे इंक्रीज़ होती है। क्या है? लाइट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है, और गैलेक्सी क्या है? मूविंग टुवर्ड्स अस। गैलेक्सी जो है हमारी तरफ मूव करना चालू कर देती है। ये होता है एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है? अब रेडार गन में होता है कि पुलिस यूज़ इट टू मेजर कार स्पीड। ठीक है? मतलब रेडार गन की कार की स्पीड कितनी गई है, वो मेजर करने के लिए होते हैं। यूएसए ये सब टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। ठीक है? वेदर डॉपलर रेडार, ठीक है? मेजर स्टॉर्म स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है? तो ऐसा है।
अब इसकी अप्रोच क्या है कि हायर पिच रहेगा तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहेगा और लोअर पिच रहेगा तो फ्रीक्वेंसी भी कम रहेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ये याद रखना है, ठीक है? मतलब उच्च पिच रहेगा तो आवृत्ति आपकी जो रहेगी ये ज़्यादा रहेगा और निचली पिच रहेगी तो आवृत्ति इसकी कम रहेगी, ठीक है? और ये फन फैक्ट है, इसको आप इत्मीनान से बैठिए, देखिए और अगर आपने बैच नहीं लिया है, अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो फिर इसको पॉज़ करिए, फिर इसको ज़ूम करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है? और अगर पीडीएफ चाहते हो, तो यही नीचे फ्लोट हो रहा है नंबर पे भैया मैसेज कर दो, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है? अब है साउंड, ठीक है? जो ये भी अच्छा खासा चैप्टर है और काफ़ी कहते हैं ना समराइज़ चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। साउंड क्या है कि एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन दैट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव और इसको मीडियम रिक्वायर होता है। ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, हमने ऊपर देखते हुए आए, ठीक है? हो गया। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है? पहला तो है पिच, ये डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी तो श्रिल साउंड रहेगा, ठीक है? मतलब उच्च आवृत्ति रहेगी तो तीखी ध्वनि। फिर लाउडनेस कैसा है कि डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, अगर ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, तो साउंड भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है? मतलब अधिक आयाम तो तेज ध्वनि और क्वालिटी डिस्टिंग्विशेस डिफरेंट सोर्स ऑफ साउंड मतलब कि सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसके अंतर में इसके गुणवत्ता मतलब इसके टिम्बर आते हैं, ठीक है? और स्पीड मतलब मीडियम के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर ये वेरी करता है, ठीक है? स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है? और स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम में कैसा है, वो आप देख सकते हो, ठीक है? मतलब एयर जो है 0 डिग्री सेल्सियस में कितना रहेगा 331 ठीक है? वहीं पे स्टील में सबसे ज़्यादा रहता है 5960 मीटर पर सेकंड में, ठीक है? मतलब 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे अगर है, तो सबसे ज़्यादा रहेगा और ये मैं क्रोनोलॉजी दे दिया हूँ, क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए और यही है, फैक्ट है, आपको एज़ इट इज़ देख लेना है, ठीक है? ओके। अभी ये बात आती है कि साउंड जो है मीडियम में मतलब कोई भी माध्यम में विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति भिन्न-भिन्न क्यों होती है, अलग क्यों होती है? क्यों? एक तो इसका इलास्टिसिटी है, अगर ज़्यादा इलास्टिसिटी है, मतलब मीडियम क्या कर सकता है, इसका शेप फास्टर मतलब शेप जो है, अगर आपने इसको ओपन किया है, वापस से रीगेन कर दिया, तो फिर ये क्या है कि साउंड को फटाक से इसको डिफ़ॉर्म कर सकता है, ठीक है? तो फिर ये क्या करता है, साउंड यहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल करता है, ठीक है? और इलास्टिसिटी कम रहेगी, तो फिर ये कम साउंड रिस्टोर कर सकेगा और कम ट्रैवल करेगी, ठीक है? दूसरा है डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, अगर ज़्यादा डेंसिटी है, पार्टिकल हेवियर है, तो ये साउंड को स्लो कर देगा, ठीक है? इसका एक खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है कि हम जब एटमॉस्फियर में नॉर्मली चिल्लाते हैं, तो फिर आवाज़ बराबर सुनाई देती है, लेकिन जब हम पानी में रहते हैं, तो हमें आवाज़ कम धीमे सुनाई देती है, ठीक है? तो फिर ये हो गया। फिर है टेम्परेचर इफ़ेक्ट, तापमान प्रभाव जो गैसों के लिए है, ठीक है? हायर टेम्परेचर पार्टिकल मूव फास्टर, साउंड स्पीड इंक्रीज़ेज़, ठीक है? मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो पार्टिकल ज़्यादा तेज़ से मूव करेगा। अच्छा क्यों मूव करेगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसके यहाँ-वहाँ भागेंगे, तो वो वाइब्रेशन और एनर्जी को पास करते हैं। ठीक है? ये हो गया। अब फ्रीक्वेंसी रेंज देखिए ओके। हाँ, इंफ्रासोनिक वेव्स जो 20 हर्ट्ज़ से कम रहता है, ठीक है? ये कैसा एग्ज़ाम्पल है इसके वाइब्रेशन जो है अर्थक्वेक के पहले मतलब भूकंप के पहले वो और एलिफेंट के लो कॉल, मतलब एलिफेंट जब बुलाते हैं उनके लो कॉल। ऑडिबल साउंड जो है 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ जो हम ह्यूमन सुन सकते हैं, हमारी रेंज रहती है। फिर आता है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक मतलब तरंगे जो है 20,000 हर्ट्ज़ या के ऊपर रहेंगी, ठीक है? अब इसको कौन है जैसे कि बैट हो गया, ये सब लोग इस इनको सुन सकते हैं, सोनार वेव्स हो गए, तो फिर ये सब इसमें आ जाएँगे, ठीक है? अब आते हैं साउंड इंटेंसिटी पे, साउंड इंटेंसिटी मतलब जो हमारा डेसिबल में मेज़र होता है, इंटेंसिटी मतलब पावर पर यूनिट एरिया ऑफ साउंड वेव, ठीक है? अब है इको, इको क्या होता है मतलब प्रतिध्वनि, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आपने लाइट में रिफ्लेक्शन देखा, साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है? इसको 17 मीटर के आस-पास एयर रूम टेम्परेचर में मिनिमम डिस्टेंस चाहिए रहता है, ठीक है? तो हो गया। फिर मैक नंबर, अब मैक नंबर क्या है? मैक संख्या और इसका एक बात है कि 0.1 सेकंड के इस अंदर होना चाहिए कि ठीक है? मतलब कान में 0.1 सेकंड में गूंजना चाहिए। अब मैक नंबर क्या है? मैक संख्या रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मतलब आपके ऑब्जेक्ट वस्तु का, ठीक है? और एयर का, ये दोनों के स्पीड का जो है रेशियो इसी को बोला जाता है और इसी के बेसिस पे 4 जो है बाइफरकेशन है। एक है आपका सबसोनिक एयरक्राफ्ट जिसका मैक है 1 से कम, ठीक है? जिसका मैक नंबर 1 से कम है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है इसका पैसेंजर प्लेन। दूसरा है हमारा सोनिक स्पीड। सोनिक स्पीड में कैसा है इसका मैक नंबर क्या रहेगा? वो इसका 1 रहेगा,
ऊपर हमने देखा मैक्स 7 सबसोनिक, अब सोनिक में 1 रहेगा, ठीक है? 343 मीटर पर सेकंड जो है इसका एयर का रहता है। फिर सुपरसोनिक में क्या है, 1 से लेकर के 5 रहेगा, ये फाइटर जेट रहती है, जो इनका मैक नंबर होता है, ठीक है? हाइपरसोनिक में क्या रहेगा, मैक 5 से ज़्यादा रहेगा। अब जो फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट बनेगा या फिर डिफेंस का कुछ भी रहेगा, तो फिर वो इसमें रहेगा, ठीक है? ओके, और ये आपके फन फैक्ट्स हैं, फिर से एक बार, ठीक है? सारे टॉपिक्स के इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, मजे की बात ये है, ठीक है? मजेदार किस्से सारे टॉपिक्स के। तो इसको आप पॉज़ करिए, आराम से देख लीजिए। ओके, ठीक है। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, ठीक है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, ठीक है? मतलब कि ये इसका फॉर्मूला ही है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? क्यू हो जाएगा आपका चार्ज और टी हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है? मतलब एक टाइम में कितना चार्ज ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, यही फॉर्मूला है। इसका यूनिट क्या रहेगा, एम्पियर, ठीक है? इसकी एम्पियर रहेगी। एक एम्पियर क्या रहेगा, 1 कूलम पर सेकंड। चार्ज का होता है, इधर क्यू का होता है चार्ज और कूलम का होता है एस, तो फिर 1 कूलम पर सेकंड, ठीक है? तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ करंट तो कैसा है कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब डायरेक्ट करंट क्या है कि एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो होता रहेगा, जैसे सोलर सेल, अगर मोबाइल चार्ज हो रहा है तो फिर एक ही डायरेक्शन में, ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके चार्जर से सॉरी आपके मोबाइल से पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट चार्ज हो जाएगा, वो तो होगा नहीं। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट कैसा है कि चेंज डायरेक्शन पीरियडिकली, प्रत्यावर्ती जो प्रत्यावर्ती धारा है, एसी जिसको बोला जाता है, जिसका एक एग्जांपल डायनामो है, ठीक है, ये डायरेक्शन पीरियडिकली बदलता रहता है, मतलब समय अनुसार बदलेगा, ठीक है, इसकी दिशा भी बदलती रहेगी। इसका सोर्स है पावर स्टेशन, ठीक है। अब इसका यूज जैसे हाउस होल्ड सप्लाई, अभी लाइट में भी आपको चाहिए, टीवी में भी चाहिए, फ्रिज में भी चाहिए, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, तो ये सब में आपको लाइट चाहिए, तो फिर अल्टरनेट करंट यहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोर्स लाइक अ सेल पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसा है कि सप्लाइड बाय अ सोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये वर्क अपॉन चार्ज, कितना वर्क हो रहा है एक चार्ज के अंदर वो है, और यूनिट क्या रहेगा इसका, वोल्ट रहेगा, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। ओके, ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट वोल्ट है, अब 1.5 वोल्ट की बैटरी कितना 1.5 जूल एनर्जी सप्लाई करेगी पर कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो फिर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि आपका विद्युत शक्ति यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर, जिसको V से डिनोट किया जाता है, इसका तो यूनिट वोल्ट रहता है, ये तो याद रख लिया आपने, ठीक है। अभी इसका ऐसा है कि वर्क डन टू मूव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। अब एक सर्किट के अंदर 2 पॉइंट है, तो कितना कितना वोल्ट लगा कि वो वर्क कंप्लीट हो जाए, यही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे कि वाटर फ्लोइंग ड्यू टू डिफरेंस इन हाइट इज लाइक चार्जिंग इज लाइक चार्ज फ्लोइंग ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया कि ऊंचाई में अंतर के कारण बहने वाले पानी विभवांतर के कारण बहने वाले आवेश के समान है, ठीक है। अब आता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ये दोनों का भी डिफरेंस समझना जरूरी है। अब रेजिस्टेंस कैसा होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को अपोज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत यह है कि शॉर्ट सर्किट ना हो या फिर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ना प्रोड्यूस हो जिससे आपका डिवाइस खराब हो जाए, ठीक है, आपके अप्लायंसेस पे इम्पैक्ट आए, वैसा होता है। ठीक है, ये ओम्स लॉ को जो है फॉलो करता है। V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है, V है आपका वोल्ट, I है आपका करंट और R है आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब इसको आप घुमा फिरा के भी बना सकते हो कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। तो फिर आप ये फेर बदल कर सकते हो इसमें। ओके, अब इस फैक्टर क्या है कि लॉन्गर वायर लेंथ, मतलब कि रेजिस्टेंस पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, किन चीजों के। अभी जैसे लेंथ है, लॉन्गर वायर है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंथ है, ज़्यादा देर तक कंट्रोल कर रहा है, ज़्यादा देर तक अपोज़ कर रहा है। एरिया, थिकर वायर, लेस रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर थिन रहता है, तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, लेकिन थिकर रहेगा तो फिर उसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा, ठीक है। मटेरियल, मटेरियल की डेंसिटी पे, ठीक है, मटेरियल की जो डेंसिटी है उसका है। जैसे कि कॉपर है, इसका प्रतिरोधकता जो रेजिस्टिविटी है वो कम रहता है और ये गुड कंडक्टर रहता है, ठीक है।
और रबर का हाई रेजिस्टिविटी है, इसके लिए इंसुलेटर होता है। ठीक है? इसीलिए बोले जाते हैं ना कि जब आपको कुछ ठीक करना रहता है तो फिर पैर में रबर की चप्पल पहन के तो चढ़ा करें। ठीक है? अभी टेम्परेचर जैसे फॉर मेटल की बात हुई, जैसे-जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, वैसे-वैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एलिमेंट होता है करंट का, वो धीरे-धीरे मेटल क्या है अपनी प्रॉपर्टी लूज़ करना चालू करता है और जैसे-जैसे वो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ करेगा, वैसे-वैसे इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है? तो फिर ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब मेटल मेटल में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है? अब रेजिस्टिविटी आती है। रेजिस्टिविटी मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब कि मटेरियल के अंदर की प्रतिरोधकता जो क्षमता है उसका। और जो हम रेजिस्टेंस पढ़े उसमें एक्सटर्नल मतलब बाहरी मटेरियल भी आता है। ठीक है? तो ये एक मेजर डिफरेंस है बस, ठीक है? और इसका भी वैसे ही कॉपर हैज़ वेरी लो, ठीक है? अब इसका फ़ॉर्मूला जो है यहाँ पे आर जो रेजिस्टिविटी है इसका आएगा डेंसिटी, ये डेंसिटी है और लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है? लेंथ अपॉन एरिया है। ये इसका फ़ॉर्मूला है और इसीलिए इसका यूनिट हो जाता है ओम मीटर। कॉपर की सबसे कम रेजिस्टिविटी है, ठीक है? इसीलिए उसको वायरिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है? अब सीरीज़ ये देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ में अब इसका एक सवाल पूछूँगा मैं इस पे जिसका आपको जवाब देना है। सीरीज़ में है आरएस इक्वल टू R1, R2, R3 मतलब सारे रेजिस्टर जो हैं आपके एक ही में कनेक्ट है। अब वो सब एक ही साथ काम कर रहे हैं, ठीक है? अब इसमें क्या है सेम करंट फ्लो वोल्टेज जो है इसमें डिवाइड हो जाता है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डिवाइड हो जा रहा है। ओके, अब आते हैं हम पैरेलल वाले पे भाई, ठीक है? मतलब समानांतर कनेक्शन। अब इसमें कैसा है फ्रैक्शन में 1 अपॉन आरपी, 1 अपॉन आर1, 1 अपॉन आर2, आर3 ठीक है? ये है। अब इसमें सेम वोल्टेज रहता है और करंट डिवाइड हो जाता है। अब समझ आया? कि सीरीज़ में क्या है करंट ज़्यादा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। पैरेलल में ये है कि वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। तो अब मुझे इसमें बताओ कि रेज़िस्टर किसमें ज़्यादा होता है, सीरीज़ में कि पैरेलल में? ठीक है, ये बताना है आपको। फिर आते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोधकता जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट शोज़ हाउ स्ट्रांगली इट रेसिस्ट करंट फ्लो, ठीक है? सेम एज़ इट इज़ है और कुछ नहीं है। ओके, इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर जो विद्युत ऊर्जा है, उसके बारे में ठीक है, इधर ये पी आएगा। नहीं, ये नहीं है, 1 सेकंड। विद्युत शक्ति, हाँ, विद्युत शक्ति, ठीक है। रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड मतलब वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा का उपभोग या उत्पादन किया जाता है, ठीक है? मतलब जिससे ये पता लगाया जाए कि कितना कंज्यूम किया गया है एनर्जी और कितना प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है? इसी का फ़ॉर्मूला है P इज़ इक्वल टू VI, ठीक है? अभी I स्क्वायर R कैसे आया? हमने ओहम्स लॉ ऊपर देखा था, बस उसी को तोड़ के बनाया गया है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल है कि 100 वॉट जो बल्ब है, ये 100 जूल ऑफ एनर्जी हर सेकंड कंज़्यूम कर रही है। ठीक है? तो फिर यही है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो विद्युत ऊर्जा है। इसमें ऐसा है कि टोटल वर्क डन बाय करंट इन अ गिवन टाइम मतलब कि एक गिवन टाइम में कितना काम हो रहा है, एक सर्किट के अंदर, एक करंट के अंदर, उसको बोला गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है? अब इसका है पावर इनटू टाइम। ठीक है? पावर इनटू टाइम। अब ये P इज़ इक्वल टू VI कैसे आया? तुरंत पीछे फ़ॉर्मूला दिया गया, जाके देखिए। ठीक है? तो फिर बस ये ऐसे हो जाएगा और इसका ऐसा यूनिट भी जूल हो जाएगा। ओके? अब कमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर है। कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर है। क्यों है ये किलोवाट आवर? इसलिए क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर किलोवाट आवर में मेज़र नहीं करते तो बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ आ जाते हैं। ठीक है? अभी जैसे कि 1 किलोवाट का आवर का है 3.6 इंटू 10 रेज़ टू 6 जूल। तो अब आप समझ सकते हो वो कितना ज़्यादा बढ़ गया होता। ठीक है? तो फिर इसके लिए इसको किलोवाट आवर में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसको विद्युत जनरेटर भी बोला जाता है, डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है? आपने देखा होगा जनरेटर पहले के टाइम पे तो डीज़ल तो डालते थे, उसके पहले जो थे ट्यूबवेल में एक हैंडल आता था, वो एंगल लगा के उसको जो है आप ताकत लगा के गोल-गोल घुमाते थे, घुमाते थे, घुमाते थे तो वो डीज़ल से फ्यूल से वो जनरेट होता था, फिर हमारा ट्यूबवेल चालू होता था जिससे इरिगेशन होता था, जिससे सिंचाई होती थी। तो ठीक है, तो वो क्या है इलेक्ट्रिकल जनरेटर ही है। ठीक है, फिर आता है ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर का काम क्या रहता है कि भाई ये बिजली बाँटता है, ठीक है? यही है जो करता-धरता है। ये कहता है डिवाइसेस दैट चेंजेस द वोल्टेज ऑफ एसी करंट जो अल्टरनेट करंट अभी मैंने बताया अल्टरनेट करंट जिससे आपका घर का हर एक चीज़ चल रहा है, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है? टीवी हो गया, ये सब। अब यही है कि डिवाइस जो है चेंज होता रहता है, ठीक है? अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 2 चीज़ होता है। स्टेप अप क्या करता है वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देगा, मतलब पावर ट्रांसमिशन आपका बढ़ा देगा। अब ये कैसे हो जाएगा याद? अभी हमने देखा था पावर इज़ इक्वल टू V इंटू बताओ V इंटू I इंटू T
ठीक है, ऊपर से हमने देखा था ये चीज़, तो इस चीज़ को देख लेना ऊपर। फिर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसका है डिक्रीज़ेस वोल्टेज, ठीक है? ये चार्जर, हाउस होल्ड डिवाइस इनके सबके लिए होता है। ओके, अब होता है हमारा डायनामो। डायनामो क्या कर रहा है कि स्मॉल जनरेटर दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल जनरल। ये यूजुअली डायरेक्ट करंट में होता है, ठीक है? डायनामो इन बाइसिकल टू लाइट द लैंप, ठीक है? जो बाइसाइकिल में होता है वो लैंप में, ठीक है? हमने वो देखा था। ऊपर भी हम देखते हैं। फिर विद्युत मोटर जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है, उसके बारे में बात करेंगे। डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? अभी जैसे कि देखा ये भी हम ऊपर पढ़ के ही आए हैं कि फैन है, अगर उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी तो फिर वो रोटेट होगा। तो फिर क्या है, ये फैन ही तो है। मिक्सर है, अगर उसको इलेक्ट्रिक में एनर्जी मिलेगी तो फिर तो अपना काम करेगा। तो फिर ये मैकेनिकल एनर्जी हो जा रहा है, ठीक है? अब फिलामेंट जो है, ये हमारा टंगस्टन से बनता है। अब इसके कुछ कारण है, एक तो इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है और दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 3380 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए मेल्ट नहीं होता और इसकी रेजिस्टिविटी बहुत खूब है, ठीक है? इसके लिए। ओके। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि देखो इसका, जब करंट पास होता है, फिलामेंट रेजिस्ट करता है फ्लो को, ठीक है? और ये हीट होना चालू कर देता है। 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हीट होता है और विजिबल लाइट को यहीं पे ये एमिट करता है। समझे? तो भाई ऐसे करता है। अब इसके अंदर होता है इनर्ट गैस, ठीक है? जैसे आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब हो गया, ठीक है? अब बात ये आती है इसके एग्जाम्पल की, तो फिर जैसे होम, टेबल लैंप ये सब हो गया। अब फैराडे कांस्टेंट, ठीक है? फैराडे स्थिरांक जो है वो आपको याद करना है, ठीक है? अब इसमें आता है एवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है? वैसे कि यूजुअली तो ये केमिस्ट्री में अप्लाई होता है, लेकिन फिजिक्स में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है ना, इसीलिए केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फैराडे कांस्टेंट है तो Na, मतलब ये कितना एवोगाड्रो नंबर है, 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। इधर -1 है ना ऊपर, इधर -1 है तो पर मोल हो जाएगा, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन कितना आता है, इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, चार्ज का कूलम्ब रहेगा। यूज क्या है इसका, इलेक्ट्रोलाइसिस कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है? और रिलेशन बिटवीन चार्ज, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है? ये इसके यूजेस हैं, उपयोग है, ठीक है? आप ये देख सकते हो। और फिर से आ गए हम भैया फन फैक्ट पे। अब देखिए इसके फन फैक्ट क्या है और पढ़ लीजिए। अब आते हैं कंडक्टिविटी, जिसमें हम कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों को देखेंगे। चालकता बोलते हैं जिसे कंडक्टिविटी को। अब कंडक्टिविटी ये होता है कि कोई भी किसी फ्लो को, किसी करंट के फ्लो को कितना अलाउ करता है, उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है? अब कंडक्टर में क्या रहता है कि आउटर वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन रहता है, वो लूजली बाउंड रहता है, इसीलिए वो फ्री मूव होता है और इसीलिए वो करंट को कैरी करता है। अब इंसुलेटर में क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है टाइट बाउंड रहता है। टाइट बाउंड रहेगा इसीलिए वो फ्री मूव नहीं हो पाएगा, इसलिए करंट वहां पे मूव नहीं हो पाता, कोई धारा वहां नहीं बहती, ठीक है? अब कंडक्टर के एग्जाम्पल है मेटल। मेटल कैसे, धातु कैसे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमीनियम, ठीक है? फेरस, आयरन, ये सब हो गया। रीजन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एग्जांपल इन डेली लाइफ तो जैसे कि कॉपर वायर हो गया, एल्यूमीनियम केबल हो गया, ये हो गया। अब इंसुलेटर के यहाँ पे आते हैं तो गैर चालक जिसको बोला जाता है। ये क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं घूमते, इसीलिए एनर्जी पास नहीं होती। अब इसमें यह है कि सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ करंट बिकॉज टाइटली बाउंड, ठीक है? एग्जाम्पल है इसके रबर, प्लास्टिक, वुड, ये सब इसके वो है, एग्जाम्पल है। अब आता है सेमीकंडक्टर, वह पदार्थ मतलब कि जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में लाई करती है, मतलब जो ना तो कंडक्टर है ना तो इंसुलेटर है। एग्जाम्पल क्या है इसके, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है? सिलिकॉन, जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल है, ठीक है? अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर अपोजिट टू मेटल, ठीक है? अब ये है कि कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय डोपिंग, ठीक है? मतलब कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उसकी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐसा ऐड कर दें उसके वजह से। और इसको कंडक्टिविटी इंक्रीज कैसे करेंगे, उसके टेम्परेचर को बढ़ा करके, ठीक है? ओके। सुपर कंडक्टिविटी क्या है कि सुपर कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या होता है देखो, जस्ट अ सेकंड। ओके। अतिचालकता मतलब फिनोमिनन है ये, जिसमें मटेरियल शो जीरो रेजिस्टेंस बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद में ये जीरो रेजिस्टेंस शो करने लगता है, ठीक है? मतलब इसमें फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, कंडक्टिविटी बहुत तेज रहेगी, ठीक है? अब ये इसमें जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, इसको डिस्कवर किया था एच के वंस ने,
एच के ऑन्स ने इसको डिस्कवर किया था, ये याद रखना। एग्जाम्पल है इसके नियोबियम, जो 9.2 केल्विन के बाद में सुपर कंडक्टिविटी मतलब करंट को अलाउ करते हैं। मरकरी में ऐसा हो जाता है, अप्रोक्स वैल्यू है 4.15 केल्विन, ठीक है। लीड का 7.2 और टिन का ऐसा, ठीक है। तो ये है सुपर कंडक्टिविटी, ये अलाउ करते हैं। कुछ नहीं तो आप मेटल के नाम ही याद कर लीजिए, जो भी मेटल है। ओके, राइट देन। एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर, ठीक है। पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो एमआरआई मशीन है, ये सब है। मैगलेव जो है मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन, ठीक है, ये हो गया। ओके, ये जो क्विक समरी है आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, और फिर बाद में इसके बाद फन फैक्ट आ जाता है हमारा, ठीक है। तो ये फन फैक्ट भी आप कवर कर लीजिएगा, पॉज करके देखते रहिए, इसलिए स्लो स्लो लेके जा रहा हूँ मैं इन सब चीजों को। ओके, अब आते हैं हमारे लास्ट और सबसे इजी चैप्टर पे, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। बहुत मजेदार चैप्टर है। ओके, सिर्फ तीन चीजें याद रखना है, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, बस। ओके, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस, बढ़ते हैं न्यूक्लियस इसमें फिशन में। और फ्यूजन में क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस जो है मिलके एक हो जाते हैं। ओके, अब जो न्यूक्लियर फिशन है, ठीक है, परमाणु विखंडन है, इसके एग्जांपल है यूरेनियम, ठीक है। लाइटर न्यूक्लियर न्यूट्रॉन्स रहते हैं जो ह्यूज एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसका बेसिस क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम, जो कि अनियंत्रित है। अगर ये अनियंत्रित है तो एटॉमिक बॉम्ब, और नियंत्रित है तो न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, और न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉम्ब, नहीं हाइड्रोजन बॉम्ब अलग है, जॉइनिंग ऑफ लाइट न्यूक्लियर, ठीक है, जॉइनिंग ऑफ लाइट न्यूक्लियर, किसमें क्या था, हैवी न्यूक्लियस था। ओके, इनटू हैवियर न्यूक्लियस, मासिव एनर्जी, ठीक है, इसकी जो है मासिव एनर्जी मतलब विशाल ऊर्जा रहेगी। क्लीन एंड पावरफुल, बट डिफिकल्ट टू कंट्रोल फॉर पावर प्लांट, मतलब कि इससे पावर प्लांट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, नियंत्रण में नहीं रख सकते ज्यादा। ओके, फिर ये परमाणु बम, एटॉमिक बम, ये फिजन बम भी इसको बोला जाता है। इसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसके ईंधन होते हैं। अब इसमें चेन रिएक्शन जो है अनकंट्रोल्ड रहता है, चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड रहता है, और ये ह्यूज ब्लास्ट होता है। जापान में यही तो हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या है कि फिशन ट्रिगर इग्नाइट्स फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप, जो हाइड्रोजन आइसोटोप है उसको ट्रिगर करके ये विखंडन करता है, ठीक है। मच मोर पावरफुल देन फिशन बॉम्ब, जो फिशन बॉम्ब है उससे काफी ज्यादा तगड़ा है। अब की फ्यूल्स देखो, इसके बारे में जानते हैं कि यूरेनियम का क्या है, मेन फिसाइल फ्यूल है, ठीक है, और इसका 7.9 मिलियन टन आइडेंटिफाइड रिसोर्स ग्लोबली, ठीक है। ओके, थोरियम, थोरियम TS232 है, फर्टाइल है, फर्टाइल फ्यूल है। फिर बाद में ब्रीड्स U233, मतलब U233 में परिवर्तित हो जाता है ये, ठीक है। भारत में बड़े भंडार मोनाजाइट रेत, मतलब कि इंडिया का लार्ज रिजर्व है मोनाजाइट सैंड, ठीक है। प्लूटोनियम 239 के बारे में बात की जाए तो फिर ये प्रोड्यूस फ्रॉम यूरेनियम 238, मतलब इसको यूरेनियम 238 से इसको लाया जाता है, ठीक है। और यूज कैसे होता है, वेपन में, और एमओएक्स फ्यूल जो है, एमओएक्स ईंधन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अभी ये क्विक कंपैरिजन है कि फ्यूजन में क्या होता है, हैवी स्प्लिट एनर्जी, ठीक है, ये है। और लाइट में क्या, फ्यूजन में क्या है, लाइट कंबाइन ग्रेटर एनर्जी, ठीक है। एनर्जी दोनों में क्रिएट हो रहा है, एक में थोड़ा लाइट हो रहा है, एक में ज्यादा ग्रेटर हो रहा है, ठीक है। तो फिर यहीं पे दोस्तों हमारा फिजिक्स का सेशन खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हो, तो फिर प्लीज इसको लाइक जरूर करना। और हिंदी मीडियम को जो ऐसा लग रहा था हम इमेज नहीं प्रोवाइड कर पाए, ये यहाँ पे इमेज प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। और अगर आप ये नोट्स चाहते हो तो फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आपको हमारी टीम कोऑर्डिनेट कर देगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए चाहिए, तो फिर आपको वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, फिर अगली बार ऐसा कुछ रहेगा तो मैं फिर से लाऊंगा। और आपको कोई भी डाउट हो एग्जाम के पहले, तो फिर आप जरूर कांटेक्ट करें, हमारे टेलीग्राम से जुड़ के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम सदैव आपके साथ है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।